हेलो एंड वेलकम टू उन्नति आईएएस। शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन की सिलेबस में हम कार्मिक प्रशासन के का ये हमारा कंप्लीट लेक्चर है। इस लेक्चर में हम कार्मिक प्रशासन के जो हमने 6 लेक्चर्स में पूरे सिलेबस को कंप्लीट किया था, ये उसकी एक मर्ज वीडियो है। इसमें आप पूरे सिलेबस को, पूरी एक मर्ज वीडियो, इसमें आप पूरे सिलेबस को आराम से एक ही लेक्चर में कवर कर सकते हैं। पूरे एक टॉपिक, कार्मिक प्रशासन के पूरे टॉपिक को एक ही लेक्चर में आप आराम से कर सकते हैं, ताकि आपको पे रिवीजन में परेशानी ना हो, आसानी से एक ही लेक्चर में रिवीजन हो जाए। इससे पहले हम 2 लेक्चर्स में, पहले लेक्चर्स में हमने भारत में उच्च शिक्षा प्रणाली का एक फुल लेक्चर डाल दिया है, हायर एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। उसकी एक मर्ज वीडियो हमारे चैनल पर डाल दी गई है। 13 के 13 लेक्चर्स हमने एक मर्ज वीडियो में करके डाल दिए हैं। दूसरे में हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें हमारे 7 लेक्चर थे, उसको हमने एक ही वीडियो में मर्ज करके अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। ये हमारा तीसरा लेक्चर है। तो अब शुरू करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक से। ओके, थैंक यू। हेलो एंड वेलकम टू उन्नति आईएएस। शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन में की सीरीज़ में हम बात कर रहे थे कल तक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के हमारे सारे लेक्चर कंप्लीट हो गए हैं। जिसने नहीं देखा हो वो हमारे पिछले लेक्चर्स को जाकर देख सकते हैं। तो हमने अपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लेक्चर में, पिछले लेक्चर्स में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सारे टॉपिक कवर कर लिए थे, जिसमें कि हमने देखा था ऑर्गेनाइजेशन, हायरार्की, पदानुक्रम, संगठन, लाइन एंड स्टाफ, और जितने भी टॉपिक थे, कोऑर्डिनेशन, सुपरविजन, वो सारे हमने कवर कर लिए थे। आज से हमारा ये तीसरा शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन के टॉपिक के जो 5 सब पार्ट्स थे, उसमें से तीसरा टॉपिक कार्मिक प्रशासन, जिसे पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, वो हम शुरू करने जा रहे हैं। पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन में हमें क्या क्या पढ़ना है? एक भर्ती, रिक्रूटमेंट, दूसरा है प्रशिक्षण, ट्रेनिंग, तीसरा है पदोन्नति, प्रमोशन, चौथा है वेतन और सेवा शर्तें, पे स्केल एंड सर्विस कंडीशंस, और 5वां टॉपिक है संघ और प्रबंधन संबंध, यूनियन मैनेजमेंट रिलेशनशिप। ये 5 टॉपिक हमें कार्मिक प्रशासन में देखने हैं। हम इनको 4 से 5 लेक्चर्स में जल्दी जल्दी कवर कर लेंगे। फिर हमारे सिर्फ 2 टॉपिक बाकी रहेंगे, वित्तीय प्रशासन और विश्वविद्यालय प्रणाली में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। कार्मिक प्रशासन के इन 5 टॉपिक्स को, भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति, वेतन और सेवा शर्तें और संघ और प्रबंधन संबंध, इन सबको देखने से पहले हम ये देख लेते हैं कि कार्मिक प्रशासन होता क्या है आधुनिक राज्य में। ये हमारा आज का फर्स्ट लेक्चर है कार्मिक प्रशासन का, और इसमें हम सिर्फ कार्मिक प्रशासन की शब्दावली और इसको क्या कहते हैं, इसका अर्थ एक्चुअल में क्या है, हम इसको ही समझेंगे। उसके बाद ही हम भर्ती और इसके सारे प्रोसेस को समझ सकते हैं। आधुनिक राज्य में लोक प्रशासन का एक महत्वपूर्ण पक्ष है कार्मिक प्रशासन। ये लोक प्रशासन का ही एक साइड है, कार्मिक प्रशासन। हरमन फाइनर का कथन है कि लोक प्रशासन का संप्रभु कारक कर्मचारी है। अब कार्मिक प्रशासन को जनशक्ति प्रशासन, कार्मिक प्रबंधन, श्रम कल्याण प्रबंधन इत्यादि भी कहते हैं। परंतु कार्मिक प्रशासन शब्द का अर्थ अधिक व्यापक है। इसका सरोकार सरकार में कार्मिकों या कर्मचारियों के वर्गीकरण, भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति, पारिश्रमिक, अनुशासन और सेवानिवृत्ति सुविधाओं से है। लोक सेवा का अर्थ निम्नलिखित वक्तव्यों से स्पष्ट होता है। लोक सेवा यानी कि पब्लिक सर्विस, यानी कि जो सार्वजनिक सर्विसेज होती हैं, आईएएस, आईपीएस और भी सेंट्रल सर्विसेज। ब्रिटिश टामलिन आयोग 1929 से 1931। लोक सेवा के अंतर्गत राजशाही के वे सेवक आते हैं, राजनीति या न्यायिक पदाधिकारियों के अतिरिक्त, जिनको नागरिक यानी कि असैनिक पद पर सेवा में रखा जाता है और जिनके वेतन का भुगतान पूर्णतया और प्रत्यक्ष तौर पर संसद द्वारा स्वीकृत धन से किया जाता है। हरमन फाइनर के अनुसार लोक सेवा स्थायी, वेतनिक तथा कार्यकुशल अधिकारियों की व्यावसायिक संस्था है। हरमन फाइनर क्या कहते हैं कि पब्लिक सर्विस जो है वह एक परमानेंट और सैलरी बेस्ड और कार्यकुशल अधिकारियों की व्यावसायिक संस्था है। ईएन ग्लेडन के अनुसार लोक सेवा से अपेक्षा की जाती है कि वो निष्पक्षता से चयनित, प्रशासनिक रूप से कार्य सक्षम, राजनीतिक तौर पर तटस्थ और समाज के प्रति सेवा की भावना से ओतप्रोत हो। अब लोक सेवा की विशेषताएं क्या हैं? इसकी निम्न विशेषताएं हैं। इसमें सैनिक, न्यायिक और पुलिस सेवाओं के लोग शामिल नहीं होते हैं। इसमें वे लोग शामिल नहीं होते हैं जो राजनीतिक पदों पर या राज्य के लिए अवेतनिक पद पर काम करते हैं, जैसे कि जो पॉलिटिशियंस होते हैं या गवर्नर्स, इनको लोक सेवक में नहीं रखा जाता है। लोक सेवक के अंतर्गत ये अव्यावसायिक राजनीतिज्ञों के विपरीत व्यावसायिक प्रशासकों की संस्था है।
आगे देखते हैं इसका चौथा गुण क्या है। निष्पक्ष चयन, अर्थात इसके सदस्यों का चयन पार्टी के आधार पर निर्वाचित होने वाले राजनीतिज्ञों के विपरीत खुली प्रतियोगिता के द्वारा किया जाता है। यानी कि जिस तरह पॉलिटिशियंस का चयन होता है वोटिंग सिस्टम से, उस तरह इनका चयन ना होकर एक ओपन कंपटीशन के आधार पर इनका चयन किया जाता है। इनको नियमित रूप से राज्य द्वारा भुगतान किया जाता है। लोक सेवा में रहते हुए लोक सेवकों को निजी लाभ का प्रोत्साहन प्राप्त नहीं होता। इसके सदस्य सार्वजनिक सेवा को जीवन भर के करियर के तौर पर लेते हैं, अतः ये कैरियर सेवा है। यानी कि ये कैरियर सेवा भी है और साथ ही इसमें पद पर रहते हुए आईएएस आईपीएस किसी तरह का बिजनेस नहीं कर सकते, पर्सनल बिजनेस नहीं कर सकते, प्राइवेट बिजनेस। सेवेंथ, लगातार प्रशिक्षण और कार्य अनुभव के कारण ये अपने व्यवसाय के विशेषज्ञ बन जाते हैं। इस अर्थ में इसके सदस्य कार्य कुशल होते हैं। अगला है, ये श्रेणी क्रम सिद्धांत के आधार पर संगठित होती है, जिसमें आदेश निचले पद से सबसे ऊपर की ओर पिरामिड की तरह एक कड़ी में फैलते हैं। तटस्थता, अर्थात इसके सदस्य, ये तटस्थता का इसका एक फंक्शन है, इसके सदस्य अलग अलग राजनीतिक सरकारों का कार्य तटस्थता पूर्वक करते हैं। किसी के फेवर में या किसी की तरफ टिल्टेड नहीं होते हैं, किसी की तरफ, किसी एक पार्टी की तरफ इनका झुकाव नहीं होना चाहिए। अनामिकता, अर्थात लोक सेवक बिना किसी प्रशंसा या निंदा के काम करती है। अगला, विकासशील समाजों में लोक सेवा की भूमिका। लोक सेवा से हमारा यहाँ आशय कार्मिक प्रशासन से ही है। कार्मिक प्रशासन जो हमारा टॉपिक है। भारत जैसे विकासशील समाजों में लोक सेवा अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इसके निम्नलिखित कार्यकलाप हैं। एक, नीति कार्यान्वयन यानी कि पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। राजनीतिक कार्यपालिका द्वारा तय की हुई नीतियों का कार्यान्वयन लोक सेवा का सबसे महत्वपूर्ण और बुनियादी कार्य है। कल्याणकारी राज्य के लक्ष्यों अर्थात सामाजिक समानता, आर्थिक विकास इत्यादि भारत के संविधान के निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार को प्राप्त करने के लिए लोक सेवक कानूनों और नीतियों को लागू करते हैं। यानी कि इस तरह की नीतियों का इम्प्लीमेंटेशन करना कि राज्य के डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स, राज्य के नीति निर्देशक तत्व पूरे हो सके। अगला है नीति निरूपण, पॉलिसी फ्रेमिंग। राजनीतिक कार्यपालिका का कार्य है नीति निरूपण और नीति निर्धारण, लेकिन इसमें लोक सेवकों की भूमिका सक्रिय होने लगी है। नीति निर्माण में सूचना उपलब्ध कराकर वे मंत्रियों की सहायता करते हैं तथा उनको सलाह देते हैं। राजनीतिक कार्यपालिका गैर पेशेवर होती है, नॉन प्रोफेशनल होती है। जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो नॉन प्रोफेशनल्स होते हैं, अतः वे नीतियों की जटिलताओं को समझ नहीं सकते हैं। इसलिए उनको पेशेवर लोक सेवकों की विशेषज्ञ सलाह पर निर्भर होना पड़ता है। इसलिए जितने पॉलिटिशियंस होते हैं वो किसी भी पॉलिसी को फ्रेम करते वक्त जो पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं, सिविल सर्विसेज होती है, उनकी सलाह पर डिपेंडेंट होते हैं। पब्लिक सर्विसेज की सलाह पर, सर्वेंट की सलाह पर डिपेंडेंट होते हैं। प्रदत्त विधि निर्माण, इस अर्ध विधायी कार्य को लोक सेवकों द्वारा किया जाता है। समय की कमी, काम के दबाव और विधि निर्माण की बढ़ती हुई जटिलताओं के कारण विधायिका कानूनों की रूपरेखा तैयार करती है और इसके विवरण तैयार करने का अधिकार कार्यपालिका को सौंप देती है। इस प्रकार विधायिका द्वारा अधिनियमित मूल कानून की सीमा में उपकानून, नियमों एवं विनियमों के निर्माण का कार्य लोक सेवक करते हैं। प्रदत्त विधि निर्माण को कार्यकारी विधि निर्माण या अधीनस्थ विधि निर्माण भी कहा जाता है। प्रशासनिक अधिनिर्णय, इस अर्ध न्यायिक कार्य को लोक सेवकों द्वारा किया जाता है। राज्य और नागरिकों के बीच विवादों का निपटारा लोक सेवक करते हैं। इस कार्य के लिए न्यायाधीश लोक सेवकों के साथ प्रशासनिक अधिकरण स्थापित किए जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स भी स्थापित किए जाते हैं। भारत सरकार में आयकर अपील प्राधिकरण, औद्योगिक प्राधिकरण, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, किराया अधिकरण और रेलवे दर अधिकरण इत्यादि ऐसे अधिकरणों के कुछ उदाहरण हैं। ये अधिकरण सामान्य न्यायालय प्रणाली से बाहर कार्य करते हैं, यानी कि इन पर जुडिशरी का कंट्रोल सुप्रीम कोर्ट का रहता है। इसके कुछ इसमें ट्रिब्यूनल्स ऐसे भी हैं कि जिनके फैसले के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में भी अपील नहीं की जा सकती, सुप्रीम कोर्ट को भी उसके दायरे से बाहर रखा जाता है। नौकरशाही के प्रकार, टाइप्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी। एफएम मार्क्स नौकरशाही को 4 स्तरों में वर्गीकृत करते हैं। अभिभावक नौकरशाही, जातिगत नौकरशाही, संरक्षण नौकरशाही, योग्यता मूलक नौकरशाही। ये सारे ही टॉपिक, ये कार्मिक प्रशासन का टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो पहला देख लेते हैं, अभिभावक नौकरशाही। इस प्रणाली में लोक सेवकों को न्याय और सामाजिक कल्याण का अभिभावक माना जाता है। उनका चुनाव उनकी शिक्षा के आधार पर होता है। फिर उनको सही आचरण का प्रशिक्षण दिया जाता है। मार्क्स ऐसी नौकरशाही के 2 उदाहरण देते हैं। एक प्राचीन नौकरशाही जिसके काल का उदय 960 ईस्वी था तथा 17वीं और 18वीं सदी में 1640 से 1740 ईस्वी के दौरान प्रशिक्षण नौकरशाही। दूसरी है जातिगत नौकरशाही।
मार्क्स के अनुसार इस प्रकार की नौकरशाही नियंत्रक स्थितियों में बैठे हुए व्यक्तियों के वर्ग के संयोजन से पैदा होती है। इस प्रणाली के अंतर्गत केवल उच्च जातियों और वर्गों के लोग ही लोक सेवक बन सकते हैं। उदाहरण के लिए प्राचीन भारत में प्रशासनिक पदों पर ब्राह्मण और क्षत्रिय ही नियुक्त किए जाते थे। ये आपने एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ा होगा। जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे होंगे आप में से बहुत से कैंडिडेट्स, उनको पता होगा कि एंशियंट टाइम में इंडिया के अंदर ब्राह्मण और क्षत्रियों को ही उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता था। संरक्षण नौकरशाही, इस प्रणाली के अंतर्गत लोक सेवक में भर्ती व्यक्तिगत कृपा या राजनीतिक पुरस्कार पर आधारित होती है। इसको पद पुरस्कार पद्धति स्पॉइल्स सिस्टम भी कहते हैं। संरक्षण नौकरशाही को पद पुरस्कार पद्धति स्पॉइल्स सिस्टम भी कहते हैं। इस परंपरा की शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 19वीं सदी के पूर्वार्ध तक ये इंग्लैंड में भी प्रचलित थी। चौथी लास्ट है योग्यता मूलक नौकरशाही। लोक सेवा का यह सबसे प्रचलित प्रकार है जिसने संरक्षण नौकरशाही का स्थान लिया है। इस प्रणाली में लोक सेवकों का चयन और नियुक्ति केवल उनकी योग्यता के आधार पर ही की जाती है। जैसे कि यहाँ पर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है और IAS IPS की सर्विसेज के लिए उन्हें सुइटेबल कैंडिडेट्स को चुना जाता है। सरकारी नौकरियों को प्रतिभा के लिए खोल दिया जाता है। मार्क्स के शब्दों में योग्यता मूलक नौकरशाही वस्तुगत मानदंडों, विशेषतया प्रवेश के सिद्धांत से नियंत्रित होती है, जो लिखित परीक्षा के परिणाम द्वारा अनुप्रमाणित निर्धारित योग्यता पर आधारित होता है। अतः नियुक्त होने के पश्चात सफल प्रत्याशी किसी प्रयोजक या संरक्षक के व्यक्तिगत रूप से ऋणी नहीं होते हैं। यानी कि इसमें सेलेक्ट होने के बाद जैसे UPSC द्वारा कैंडिडेट जब सेलेक्ट कर लिए जाते हैं तो वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते हैं, कि किसी पॉलिटिकल प्रेशर में नहीं रहते हैं। उनकी सर्विसेज उनके रिटायरमेंट तक चलती रहती हैं। अगला है योग्यता मूलक नौकरशाही प्रणाली के निम्न तत्व हैं। खुली प्रतियोगी परीक्षा द्वारा भर्ती। दूसरा है पदों का आजीवन कार्यकाल, अर्थात सदव्यवहार के दौरान कार्यकाल, कि अगर उसका बिहेवियर ठीक है, कोई मिसकंडक्ट नहीं है, तो पूरी सर्विसेज के दौरान उन पर किसी तरह का प्रेशर नहीं होता, पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होता है। वो अपने किसी भी कार्य करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। सेवा के दौरान प्रशिक्षण कार्यक्रम, पद स्थिति का वर्गीकरण, वेतन और भत्तों के प्रति तार्किक उपागम, योग्यता सिद्धांत आधारित पदोन्नति अर्थात योग्यता एवं उपलब्धियां, सेवानिवृत्ति कार्यक्रम। अब लोक सेवा का वर्गीकरण देख लेते हैं। इसका दो प्रकार से वर्गीकरण किया जा सकता है, एक पद वर्गीकरण और पदक्रम वर्गीकरण। पद वर्गीकरण जिसे पोजीशन क्लासिफिकेशन कहते हैं। वर्गीकरण की इस प्रणाली को दायित्व वर्गीकरण भी कहते हैं, यानी कि रेस्पॉन्सिबल क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। इसमें पदों का वर्गीकरण कार्यभारों, उत्तरदायित्वों तथा योग्यताओं के आधार पर किया जाता है। वर्गीकरण की इस प्रणाली की सबसे निचली आधारभूत इकाई पद है, पोस्ट है। पद उन अनेक दायित्व और उत्तरदायित्व का समूह है जो किसी कर्मचारी को सौंपे जाते हैं। पद और पदस्थ में अंतर किया जाता है। कोई पद किसी समय खाली या भरा हुआ हो सकता है और वर्गीकरण के लिए इसका कोई अर्थ नहीं होता है। इसके अतिरिक्त कर्मचारी की पद स्थिति और इसका वेतन इसके कर्तव्यों और उत्तरदायित्व पर निर्भर करता है। अगला है हमारा, इस प्रकार के अनेक पदों को मिलाकर एक वर्ग बनता है। ग्लेन स्टॉल के शब्दों में वर्ग पदों का एक समूह है जो भिन्न भिन्न रोजगार की प्रक्रियाओं के प्रति समान व्यवहार को न्यायोचित ठहराने के लिए अपने कार्यभार और उत्तरदायित्व में समान होते हैं। अतः वर्ग पदों का एक ऐसा समूह है जिनका कार्यभार और उत्तरदायित्व एवं कठिनाई के स्तर भी एक समान होते हैं। एक वर्ग के अंतर्गत आने वाले सभी पदों के लिए योग्यता की अपेक्षाएं तथा वेतनमान भी समान होते हैं। जैसे जिस तरह ग्रुप बी की सर्विसेज होती हैं, उनके अंदर आने वाले सभी के वेतन और उनकी क्वालिफिकेशन सब बराबर होती है। ऐसा नहीं कि ग्रुप बी में किसी कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन अलग होगी और किसी कैंडिडेट्स की क्वालिफिकेशन अलग होगी। ये सिर्फ टेक्निकल, अगर उनका डिपार्टमेंट चेंज होता है, जैसे टेक्निकल डिपार्टमेंट होते हैं, तो वहाँ ग्रुप बी की सर्विसेज में क्वालिफिकेशन चेंज हो जाती है, वरना एक समान क्वालिफिकेशन स्तर रखा जाता है। दूसरा है पदक्रम वर्गीकरण, रैंक क्लासिफिकेशन। पद वर्गीकरण के विपरीत पदक्रम वर्गीकरण पदस्थों के पदक्रम और व्यक्तिगत पदस्थिति का वर्गीकरण है। दूसरे शब्दों में कर्मचारियों का वर्गीकरण उनके पदक्रम के अनुसार श्रेणीबद्ध क्रम में किया जाता है। इस प्रणाली में वर्गीकरण कार्य का नहीं बल्कि कर्मचारियों का होता है। प्रत्येक कर्मचारी को एक निश्चित वर्ग में रखा जाता है। इस प्रकार लोक सेवा को पद के नहीं पदस्थ के आसपास संगठित किया जाता है, जो एक मोटे तौर पर परिभाषित समूह या सेवा का सदस्य होता है।
ग्रुप कर्मचारी का वेतन और उसकी पदस्थिति समूह या सेवा में उसके पदक्रम पर निर्भर होती है, ना कि तैनाती पर। भारत में लोक सेवा का वर्गीकरण। भारत में पदक्रम वर्गीकरण प्रणाली को अपनाया गया है। हमारे देश में पदक्रम वर्गीकरण 1930 के लोक सेवा अधिनियम द्वारा नियंत्रित है, जिसमें समय समय पर परिवर्तन होते रहे हैं। वर्तमान में ये निम्नलिखित सेवाओं में वर्गीकृत है। हमारे यहाँ कौन सा है? पदक्रम, रैंक क्लासिफिकेशन है। हमारे यहाँ रैंक क्लासिफिकेशन यूज किया जाता है। अखिल भारतीय सेवाएं यानी ऑल इंडिया सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज जैसे कि IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, IAS केंद्रीय सेवाएं वर्ग 1 समूह ए ग्रुप ए की सर्विसेज, सेंट्रल सर्विसेज केंद्रीय सेवाएं वर्ग 2 ग्रुप बी, केंद्रीय सेवाएं वर्ग 3 ग्रुप सी, केंद्रीय सर्विसेज वर्ग 4 यानी कि सेंट्रल सर्विसेज ग्रुप डी, और केंद्रीय सचिवालय सर्विसेज सेवाएं सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विसेज ग्रुप 1, 2, 3 और 4, ये चारों ही इसके अंतर्गत आती हैं। विशेषज्ञ सेवाएं और राज्य सेवाएं जो स्टेट सर्विसेज होती हैं, जो स्टेट सर्विसेज स्टेट PCS एग्जाम्स होते हैं, उनके ग्रुप ए ग्रुप बी की सर्विसेज भी इसके अंतर्गत आती हैं। भारत में लोक सेवाओं को राजपत्रित और अराजपत्रित वर्ग में भी वर्गीकृत किया गया है। आमतौर पर वर्ग 3 समूह सी और वर्ग 4 समूह डी सेवाएं अराजपत्रित वर्ग की सेवाएं हैं। राजपत्रित वर्ग के सदस्यों के नाम नियुक्ति, स्थानांतरण, पदोन्नति और सेवानिवृत्ति के लिए सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किए जाते हैं। यानी कि जो गेजेटेड ऑफिसर्स होते हैं ग्रुप ए के या ग्रुप बी के, जो गेजेटेड ऑफिसर्स होते हैं, उनके नाम, उनका नाम और उनकी नियुक्ति, उनका अपॉइंटमेंट, स्थानांतरण, ट्रांसफर, पदोन्नति, उनके प्रमोशन और सेवानिवृत्ति, उनके रिटायरमेंट, ये सरकारी गजट में, गवर्नमेंट गजट में प्रकाशित किए जाते हैं, जबकि अराजपत्रित के नहीं प्रकाशित किए जाते हैं। और इसमें एक और अंतर है, इसके अतिरिक्त राजपत्रित वर्ग के सदस्यों को कुछ ऐसे विशेषाधिकार प्राप्त हैं जो अराजपत्रित वर्ग के सदस्यों को प्राप्त नहीं है। राजपत्रित वर्ग के सदस्यों को अधिकारी कहा जाता है और जबकि अराजपत्रित वर्ग के सदस्यों को कर्मचारी कहा जाता है। ये बहुत से बच्चों को ये डिफरेंस आज पता चला होगा। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। अगले लेक्चर्स में हम कार्मिक प्रशासन के जो निम्नलिखित भाग हैं, आज तो हमने कार्मिक प्रशासन का देखा है कि कार्मिक प्रशासन क्या होता है, किस तरह की सेवा हमारे यहाँ भारत में मौजूद है और किस किस तरह की सेवाएं और देशों में मौजूद हैं, सेवाओं के कितने प्रकार हैं, लोक सेवा किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें हमने कवर की हैं डिटेल में। अगले लेक्चर से हम भर्ती, प्रशिक्षण, ट्रेनिंग, पदोन्नति, प्रमोशन, पे स्केल एंड सर्विस कंडीशंस, संघ और प्रबंधन संबंध, यूनियन मैनेजमेंट रिलेशनशिप, ये सारे लेक्चर्स अगले लेक्चर्स में कवर करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू। हेलो एंड वेलकम टू उन्नति IAS। शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन में हम आज बात करने वाले हैं कार्मिक प्रशासन की। हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था कि कार्मिक प्रशासन किसे कहते हैं, लोक सेवा किसे कहते हैं, लोक सेवा कितने प्रकार की होती है, भारत में किस प्रकार की लोक सेवा प्रचलित है, भारत में किस प्रकार की लोक सेवाएं प्रचलित हैं, ग्रुप ए की सर्विसेज, ग्रुप बी की सर्विसेज। तो ये सारे टॉपिक्स की हमने डिटेल में चर्चा की थी। आज से हम अपने इसके सब पार्ट्स कार्मिक प्रशासन के भर्ती, रिक्रूटमेंट, प्रशिक्षण, ट्रेनिंग, पदोन्नति, प्रमोशन, वेतन और सेवा शर्तें, पे स्केल एंड सर्विस कंडीशंस, संघ और प्रबंधन संबंध, यूनियन मैनेजमेंट रिलेशनशिप, टॉपिक बाय टॉपिक जिस तरह ऑफिशियल सिलेबस में, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में सिलेबस दे रखा है, मैं उसी तरह टॉपिक बाय टॉपिक सारा सिलेबस कवर करता चल रहा हूँ। तो इससे पहले के पिछले लेक्चर में मैंने कार्मिक प्रशासन को कवर किया है, साथ ही भारत में उच्च शिक्षा प्रणाली, इसके नियामक निकाय कवर किया है, जिसके 13 लेक्चर्स हमारे चैनल पर मौजूद हैं। जिसने नहीं देखा हो जाकर देख सकते हैं। लोक प्रशासन की बुनियादी अवधारणाएं और सिद्धांत पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, ये हमने 7 लेक्चर्स में पूरा कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा इस कार्मिक प्रशासन का दूसरा लेक्चर है। पिछले लेक्चर्स में हम कवर कर चुके हैं इससे पहले कार्मिक प्रशासन को। आज डिटेल में भर्ती से शुरू करेंगे। पहले टॉपिक्स भर्ती, जो हमारा रिक्रूटमेंट सिलेबस में टॉपिक है, उससे हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि भर्ती क्या है। सार्वजनिक कार्मिक प्रशासन का एक सबसे महत्वपूर्ण पक्ष भर्ती है। सरकारी तंत्र की कार्य कुशलता और सेवाओं की गुणवत्ता भर्ती तंत्र की मजबूती पर निर्भर है। ग्लेन स्टॉल के अनुसार भर्ती सार्वजनिक कार्मिकों के संपूर्ण ढांचे की आधारशिला है। जब तक भर्ती नीति का निर्माण ठीक से नहीं होता है, तब तक पहले दर्जे के कर्मचारी तैयार करने की आशा बहुत कम होती है।
भर्ती का अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है लोक सेवाओं के खाली पदों को भरना। इसके नकारात्मक और सकारात्मक दोनों तरह के अर्थ हो सकते हैं। नकारात्मक तौर पर इसका लक्ष्य उन लोगों को निकाल बाहर करना है जो सेवा के पदों के योग्य और उपयुक्त नहीं हैं, यानी कि जो मिसकंडक्ट, जिनके बिहेव, आपने बहुत सी नोटिफिकेशंस में देखा होगा कि मिसकंडक्ट या बिहेवियर, आप पॉलिटी पढ़ी होगी तो आप उसमें पढ़ा होगा आपने कि केवल मिसकंडक्ट के आधार पर या अक्षमता के आधार पर ही निकाला जा सकता है, यानी कि कैपेबल नहीं है कोई बंदा अगर जॉब के सेंट्रल सर्विसेज के, या फिर उसने किसी तरह का मिसबिहेव किया है तो उसके आधार पर ही उसे निकाला जा सकता है। तो इस आधार पर कई नौकरियों से निकाला जा सकता है कि पदों के योग्य और उपयुक्त नहीं है या मानसिक रूप से उपयुक्त नहीं है। अतः नकारात्मक भर्ती के अभिप्राय निम्न हैं: राजनीतिक प्रभाव की समाप्ति, पक्षपातवाद की रोकथाम, अनुपयुक्त लोगों को बाहर रखना। अब सकारात्मक तौर पर भर्ती का लक्ष्य क्या है? सकारात्मक तौर पर भर्ती का लक्ष्य है खाली पदों को सबसे योग्य तथा सबसे कार्य सक्षम लोगों को भरना। अतः सकारात्मक भर्ती का उद्देश्य सबसे योग्य, सबसे प्रतिभाशाली और अत्यंत कार्य सक्षम कार्मिकों की आपूर्ति के संसाधनों पर ध्यान केंद्रित करके उनकी खोज करना है। योग्यता प्रणाली का विकास, राइज ऑफ मेरिट सिस्टम। भर्ती की योग्यता प्रणाली का विकास होने से पूर्व भर्ती की 3 प्रणालियां प्रचलित थीं। पहली पद पुरस्कार प्रणाली, संयुक्त राज्य का अमेरिका में प्रचलित थी। संरक्षण प्रणाली जो ब्रिटेन में प्रचलित थी, क्योंकि ब्रिटेन में राजशाही थी इसलिए वहां पर संरक्षण दिया जाता था। और पदों की बिक्री प्रणाली जो कि फ्रांस में प्रचलित थी। अब योग्यता प्रणाली के अंतर्गत लोक सेवकों का चयन पद पर उनका बना रहना और उनकी पदोन्नति उनके द्वारा प्रदर्शित उपयुक्तता के आधार पर होती है। दूसरे शब्दों में इस प्रणाली में लोक सेवकों की भर्ती और सेवा शर्तें उनकी योग्यता यानी कि शैक्षिक क्वालिफिकेशन, तकनीकी टेक्निकल और व्यक्तिगत पर्सनल और शारीरिक स्वास्थ्य से नियंत्रित होती है। उनकी परख और मूल्यांकन वस्तुगत तौर पर सुस्पष्ट मानदंडों के आधार पर किया जाता है। अतः योग्यता प्रणाली कार्मिक प्रशासन के ऐसे सकारात्मक कार्यक्रमों पर जोर देती है। योग्यता प्रणाली के आधार पर भर्ती की वैज्ञानिक पद्धति को सबसे पहले चीन ने अपनाया था, या योग्यता प्रणाली को सबसे पहले चीन द्वारा अपनाया गया था। वहाँ प्रतियोगी परीक्षा के द्वारा भर्ती की पद्धति को ईसा पूर्व 2री शताब्दी में ही लागू कर दिया गया था, यानी कि 2nd सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट, 2nd सेंचुरी बीसी से ही यह लागू कर दिया गया था। प्राचीन चीन में इसे मंडारिन प्रणाली कहा जाता था, मंडारिन सिस्टम। मंडारिन आपको पता होगा कि चाइना की ऑफिशियल लैंग्वेज भी है। मंडारिन एक चीनी शब्द है जिसका अर्थ है उच्च पदों पर आसीन व्यक्ति, उच्च पद पर आसीन व्यक्ति। आधुनिक काल में भर्ती की वैज्ञानिक पद्धति का विकास सर्वप्रथम परीक्षा में हुआ था। जो सिविल सर्विसेज के एस्पायरेंट्स होंगे, कैंडिडेट्स होंगे, उनको पता होगा कि परीक्षा पहले ऑस्ट्रिया को कहा जाता था। वहाँ खुली प्रतियोगिता परीक्षा के आधार भर्ती की पद्धति 18वीं सदी में स्थापित हो गई थी। परीक्षा के बाद भर्ती के आधार के रूप में योग्यता पद्धति के सिद्धांत को 1853 में भारत ने अपनाया। ब्रिटेन ने इस पद्धति को 1857 में नॉर्थ कोर्ट ट्रेवलियन रिपोर्ट 1854 की सिफारिश पर लागू किया था। ये पूछा जा सकता है नॉर्थ कोर्ट ट्रेवलियन रिपोर्ट किससे संबंधित है, तो आपको बताना है ये कि किस चीज़ से संबंधित है। अमेरिका में योग्यता प्रणाली का प्रारंभ 1883 में के पेंडल्टन अधिनियम द्वारा किया गया था। अब भर्ती प्रक्रिया, रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होता है? भर्ती प्रक्रिया के चरणों का क्रम निम्न है: पदों की मांग यानी कि जॉब रिक्विजिशन, अर्थात विभिन्न मंत्रालयों, विभागों तथा अन्य प्रशासनिक एजेंसियों से उनकी कार्मिक जरूरतों का पता लगाना। शैक्षणिक, तकनीकी एवं व्यक्तिगत योग्यताओं और भर्ती नीति की अन्य शर्तों का निर्धारण करना। आवेदन का विवरण करना। फिर विभिन्न प्रकार के जनसंपर्क माध्यमों के द्वारा खाली पदों तथा परीक्षाओं के विज्ञापन की घोषणा करना, एडवर्टीजमेंट जारी करना, जैसा कि आयोग करते हैं। आवेदन की जांच पड़ताल करना, फिर जो आवेदन आते हैं उनको चेक करना, उनका असेसमेंट करना ताकि कौन सा फॉर्म फिलिंग सही हुई है या नहीं, और जो रिजेक्ट होते हैं आप देखते होंगे बहुत से आयोग रिजेक्ट लिस्ट भी जारी करते हैं। जांच पड़ताल करना वो इसी प्रोसेस के बाद ही की जाती है। प्रार्थियों के लिए योग्यता और क्षमताओं का निर्धारण करने के लिए परीक्षाएं, लिखित, मौखिक इत्यादि संचालित करना, परीक्षा संचालित करना। प्रमाणीकरण अर्थात भर्ती एजेंसी द्वारा नियोक्ता अधिकारी के विचारार्थ उपयुक्त प्रत्याशी की सूची का प्रस्तुतिकरण करना। अब प्रमाणीकरण के 2 तरीके हैं: प्रत्येक पद का नाम, जैसे कि आईएएस में होता है, और दूसरा तरीका है कि प्रत्येक पद के लिए 3 का नाम अर्थात 3 का नियम, जैसा कि भारतीय विदेश सेवा में होता है। प्रमाणीकरण लोक सेवा आयोग का अंतिम कार्य है। यहाँ ये पूरा लोक सेवा आयोग के संदर्भ में ही ये क्लासिफिकेशन किया गया है। चयन अर्थात सरकार द्वारा उपयुक्त प्रत्याशियों में से चयन का कार्य करना।
अगला है हमारा नियुक्ति। नियुक्ति अर्थात सरकार द्वारा संबंधित प्रत्याशी को सरकार द्वारा नियुक्ति का औपचारिक पत्र जारी करना। परिवीक्षा प्रोबेशन अर्थात चुने और नियुक्त किए गए प्रत्याशियों का सेवा में अस्थायी प्रवेश करना। परिवीक्षा काल में यदि प्रत्याशी का कार्य संतोषप्रद होता है तो उसकी सेवा का स्थायीकरण हो जाता है। स्थापन प्लेसमेंट अर्थात भर्ती हुए प्रत्याशी की सही काम पर नियुक्ति करना। अगला है अभिमुखन ओरिएंटेशन अर्थात प्रत्याशी को संगठन, काम के वातावरण, एनवायरनमेंट, कार्य पद्धतियों के बारे में परिचित कराने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो चलाए जाते हैं के द्वारा सेवा में प्रवेश करना। आगे भर्ती की पद्धतियां, रिक्रूटमेंट मेथड्स क्या हैं। भर्ती दो पद्धतियों से की जाती है, एक प्रत्यक्ष भर्ती और अप्रत्यक्ष भर्ती। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो आपने देखा होगा एडवर्टीजमेंट में दिया होता है, और अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट रिक्रूटमेंट। प्रत्यक्ष या सीधी भर्ती का अर्थ है लोक सेवा में खाली पदों को उन उपयुक्त और योग्य प्रत्याशियों से भरना जो खुले बाजार में उपलब्ध हैं। ये भर्ती एजेंसी जैसे भारत में संघ लोक सेवा आयोग या ब्रिटेन में लोक सेवा आयोग या संयुक्त राज्य अमेरिका में कार्मिक प्रबंधन कार्यालय द्वारा खुली प्रतियोगिता परीक्षाओं के द्वारा की जाती है। दूसरी ओर अप्रत्यक्ष भर्तियों को क्रमशः बाहर से भर्ती और भीतर से भर्ती भी कहा जाता है। सही अर्थों में भर्ती पहली पद्धति अर्थात बाहर से भर्ती ही होती है, क्योंकि दूसरी पद्धति में भर्ती अर्थात भीतर से भर्ती पद्धति केवल पदोन्नति होती है। यानी कि भीतर से भर्ती जो होती है वो किसी तरह का धांधलीबाजी को नहीं कहा गया है, बल्कि प्रमोशन को कहा गया है। बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि धांधलीबाजी भीतर से ही भर्ती हो गई, तो ऐसा नहीं है। प्रमोशन के जरिए जो पोस्ट फिल कर दी जाती हैं, जैसे कि आपने देखा होगा यूपीएससी में अभी हाल ही में लास्ट ईयर 2020 में ईपीएफओ में ईओ की वैकेंसी आई है। ईओ की वैकेंसी आई है। इसका अगला प्रमोशन एपीएफसी के लिए होता है, असिस्टेंट एपीएफसी असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। 2014 तक ये वैकेंसी डायरेक्ट निकलती थी, अब इसको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यूपीएससी ने खत्म कर दिया है। जो इससे नीचे की पोस्ट है ईओ, अब इस पर भर्ती की जाती है और इसका अगला प्रमोशन एपीएफसी को दिया जाता है। तो इसका मतलब ये भीतर से भर्ती का एक उदाहरण है। अगला है हमारा प्रत्यक्ष भर्ती के गुण। लोक सेवा में प्रवेश के लिए सभी योग्य व्यक्तियों को समान अवसर प्रदान करती है। लोक सेवा प्रवेश के लिए सभी अभ्यर्थियों को समान अवसर प्रदान करती है। ये भर्ती के क्षेत्र को व्यापक बनाती है, क्योंकि आपूर्ति का स्रोत काफ़ी विशाल होता है। ये विश्वविद्यालय में सक्षम और योग्य लोगों को लोक सेवा में आकर्षित करती है। यह सरकारी सेवा में नए विचारों, नए दृष्टिकोण तथा प्रगतिशील समझ के नौजवानों को लाती है। ये लोक सेवा में ठहराव को रोकती है। निरंतर नौजवानों को शामिल करते रहने से ये सेवाएं समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीति, प्रशासन एवं तकनीकी परिस्थिति में हो रहे परिवर्तनों के अनुरूप बनी रहती है। अगला है ये तकनीकी और व्यावसायिक क्षेत्रों में भर्ती के लिए उपयुक्त है, क्योंकि इन क्षेत्रों में नवीनतम जानकारी की आवश्यकता होती है। ये पहले से सेवा योजित लोगों को प्रेरित करती है कि उच्चतर पदों को प्राप्त करने के लिए वे अपने ज्ञान को अद्यतन यानी कि अपडेट करते रहें। अब प्रत्यक्ष पद्धति के दुर्गुण, इसके डीमेरिट्स क्या हैं। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के डीमेरिट्स क्या होते हैं। इसके द्वारा उन लोगों की भर्ती होती है जिनको प्रशासन का कोई अनुभव नहीं होता। इसके लिए लंबा और सघन प्रशिक्षण आवश्यक हो जाता है, जो महंगा होता है। जैसे कि आपने देखा होगा आईएएस आईपीएस को जो ट्रेनिंग दी जाती है, स्पेशली आईएएस को लबासना में लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में ये ट्रेनिंग बहुत महंगी होती है। इसीलिए इसमें रूल भी है, शायद जहाँ तक मुझे सही याद है कि अगर आप बीच में ट्रेनिंग छोड़ देंगे तो 20 लाख रुपये कंपनसेशन देना होता है। इसके लिए क्योंकि उसमें फॉरेन के ट्रिप्स कराई जाती हैं, तो सरकार का बहुत ज़्यादा खर्च आता है। ओरिएंटेशन क्लास बहुत महंगी होती है। यह कर्मचारियों की पहल को कम करता है, क्योंकि उच्चतर पदों को नई भर्ती के लिए खोल दिया जाता है। इसमें वरिष्ठ और अनुभवी कर्मचारियों में ईर्ष्या और जलन पैदा होती है, क्योंकि ये युवा और अनुभवहीन लोगों के अधीन रख दिए जाते हैं। ये उन कर्मचारियों को हतोत्साहित करती है जिनकी पदोन्नति नहीं होती है, और इससे अकुशलता बढ़ती है। पहले से सेवा योजित लोग अनेक कारणों से बाहरी लोगों के साथ खुली प्रतियोगिता परीक्षाओं में मुकाबला नहीं कर सकते हैं। इससे भर्ती एजेंसियों पर बोझ बढ़ता है, जिनको लाखों प्रार्थियों से निपटना होता है। और प्रत्यक्ष भर्ती की अच्छाइयों को ही अप्रत्यक्ष भर्ती की बुराइयों के तौर पर, और इसी प्रकार प्रत्यक्ष भर्ती की बुराइयों को अप्रत्यक्ष भर्ती की अच्छाइयों के तौर पर प्रस्तुत किया जा सकता है। यानी कि यहाँ पर सिर्फ हमने प्रत्यक्ष भर्ती के गुण और दुर्गुण यानी मेरिट्स और डीमेरिट्स बताए हैं, और इसका उल्टा जो प्रत्यक्ष भर्ती के मेरिट्स हैं यानी कि गुण हैं, वही अप्रत्यक्ष भर्ती के डीमेरिट्स हैं, दुर्गुण हैं। और जो प्रत्यक्ष भर्ती के डीमेरिट्स हैं, दुर्गुण हैं, वो अप्रत्यक्ष भर्ती के गुण हैं, मेरिट्स हैं।
अगला है हमारा कर्मचारी की योग्यताएं, क्वालिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। लोक सेवकों के लिए दो प्रकार की योग्यताओं की आवश्यकता होती है। पहली सामान्य योग्यताएं और दूसरी है विशेष योग्यताएं, इस स्पेशल क्वालिफिकेशंस। सामान्य योग्यताएं सभी लोक सेवकों पर लागू होने वाली योग्यताएं निम्नलिखित हैं। नागरिकता या नागरिकता की स्थिति। देश के सार्वजनिक पदों पर केवल देश के नागरिक ही नियुक्त किए जा सकते हैं। अगर किसी विदेशी की सेवा अपरिहार्य हो जाती है तो उसकी नियुक्ति केवल थोड़े समय के लिए की जाती है। परंतु भारत के सार्वजनिक पद नेपाली नागरिकों के लिए भी खुले हैं, लेकिन यूपीएससी द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाले आईएएस के एग्जाम में सिर्फ नेपाली ही नहीं, भूटान के लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आवास या अधिवास। आवासीय योग्यता का उद्देश्य लोक सेवाओं में स्थानीय लोगों को रोजगार दिलाना है। यह योग्यता सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में निर्धारित की गई थी और अभी भी जारी है। भारत में इस योग्यता को सार्वजनिक रोजगार आवास की शर्त के रूप में अधिनियम 1957 द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर खत्म कर दिया गया था। परंतु तेलंगाना राज्य में आज भी कुछ विशेष सार्वजनिक पदों पर केवल स्थानीय निवासियों की ही भर्ती की जा सकती है। लेकिन एक राज्य और है राजस्थान, जहां पर नॉन टीएसपी एरिया में कोई वहाँ बाहर का कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकता, सॉरी टीएसपी एरिया में कोई बाहर का कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकता। यानी कि वहाँ की जो स्टेट सर्विसेज होती हैं वहाँ पर सिर्फ बाहर के कैंडिडेट, जो अदर स्टेट्स के कैंडिडेट हैं, वो सिर्फ टीएसपी एरिया में ही, नॉन टीएसपी एरिया में ही अप्लाई कर सकते हैं। लिंग। कुछ समय पहले तक भारत के सार्वजनिक सेवाओं में पुरुषों का एकाधिकार था, परंतु भारत के सभी सार्वजनिक पद महिलाओं की भर्ती के लिए भी खोल दिए गए हैं। तो भारतीय संविधान की धारा 10 के अनुसार राज्य के अधीन किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति के मामले में सभी नागरिकों को समान अवसर दिए जाएंगे। चौथा है आयु। आयु संबंधी योग्यता के संबंध में दो भिन्न भिन्न विचार हैं। भारत में केंद्रीय सेवा में 21 से 30 वर्ष या 18 से 30 वर्ष के युवाओं को कुछ भर्तियों के अतिरिक्त भर्ती किया जाता है। आईएएस वगैरह में तो जनरल कैंडिडेट के लिए आयु 18 से 32 वर्ष कर दी गई है 2014 में। इसके अलावा 18 से 30 वर्ष ही नॉर्मली आयु रहती है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में आयु सीमा 18 से 45 वर्ष तक है। अब दूसरी देख लेते हैं विशेष योग्यताएं। जो योग्यताएं सभी लोक सेवकों पर लागू नहीं होती हैं वो इस प्रकार हैं। पहली है शैक्षणिक योग्यता। शैक्षणिक योग्यता के संबंध में भिन्न भिन्न मानक हैं। भारत और ब्रिटेन में निश्चित शैक्षणिक योग्यताएं तय की गई हैं। इसके विपरीत संयुक्त राज्य अमेरिका में कोई शैक्षणिक योग्यता तय नहीं है। यहाँ प्रतियोगी परीक्षा में सफल होकर कोई भी व्यक्ति लोक सेवा में प्रवेश कर सकता है। अगला अनुभव। अमेरिका में अनुभव महत्वपूर्ण और अपेक्षित है, लेकिन भारत और ब्रिटेन में ये केवल वांछनीय है, डिजायरेबल है। डिजायरेबल योग्यता है, विशेष रूप से तकनीकी सेवा के मामले में। तकनीकी ज्ञान। यह योग्यता सभी देशों में इंजीनियरों, वैज्ञानिकों, सांख्यिकीविदों, स्टैटिस्टिशियंस, अर्थशास्त्रियों, इकोनॉमिक्स, विधि विशेषज्ञों तथा लेखाकारों जैसे तकनीकी पदों को भरने के लिए आवश्यक है। अब वैयक्तिक योग्यताएं, इसमें ईमानदारी, कार्यकारी क्षमता यानी कि एथिक्स आपके जो है वो इसमें इंक्लूड है। पर्सनल क्वालिफिकेशन में ऊर्जा, वफादारी, व्यवहार कुशलता, चतुरता, गोपनीयता जैसी योग्यताएं आती हैं। कर्मचारियों की योग्यताओं का निर्धारण। डिटरमाइनिंग क्वालिफिकेशंस ऑफ एम्प्लॉयज़। कर्मचारियों की योग्यताओं को निर्धारित या उनकी परख के लिए निम्नलिखित उपायों का प्रयोग किया जाता है। पहला है नियुक्ति प्राधिकार का निजी मूल्यांकन। कर्मचारियों की योग्यताओं के निर्धारण का ये सबसे पुराना तरीका है। इसमें प्रत्याशियों की योग्यताओं को जानने का काम खुद नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किया जाता है। इसे लगाओ और निकालो पद्धति भी कहा जाता है, परंतु ये पद्धति अत्यंत स्वेच्छाचारी और प्रकृति में आत्मनिष्ठ है। दूसरी है योग्यताओं का मूल्यांकन, अनुभव और इतिहास। इस पद्धति का उपयोग वैज्ञानिक, विशेषज्ञ और तकनीकी पदों को भरने के लिए किया जाता है। इसमें विशेषज्ञों को एक बोर्ड के द्वारा प्रत्याशियों की योग्यताओं, अनुभव और पिछली सेवा के रिकॉर्ड का मूल्यांकन किया जाता है। बोर्ड प्रत्याशियों का चुनाव उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलने तथा उनका साक्षात्कार करने के बाद करता है। लिखित परीक्षा। प्रत्याशियों की योग्यता का निर्धारण या उनकी योग्यता तथा उपयुक्तता को परखने का ये सबसे प्रचलित उपाय है। लिखित परीक्षा संक्षिप्त उत्तरों के रूप में अर्थात वस्तुनिष्ठ प्रकार से ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आते हैं, या निबंध रूप में अर्थात मुक्त उत्तर प्रकार से ली जाती है। लिखित परीक्षा के विभिन्न रूप निम्न हैं। बौद्धिक क्षमता परीक्षा। इसका प्रयोग प्रत्याशी की सामान्य बौद्धिक क्षमता और बौद्धिक संस्कृति के परीक्षण के लिए किया जाता है, जिसे हम जनरल इंटेलिजेंस कहते हैं, जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। मस्तिष्क की विशेषताओं के परीक्षण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में कुछ युक्तियां विकसित की गई हैं। पहली है सामान्य बुद्धि परीक्षा। इसे बिनेट और सिमोन द्वारा निकाला गया था। इकाई विशेषता परीक्षा।
ये एल थर्स्टन द्वारा आविष्कृत है। इसका आविष्कार एल थर्स्टन द्वारा किया गया था। सामाजिक बुद्धि परीक्षा थर्स्टन एवं सहयोगी उनके सहयोगी द्वारा ये आविष्कृत है। चौथी है प्रशासनिक क्षमता परीक्षा, इसको गॉड्सकॉल्ड टेस्ट भी कहते हैं। इसे थर्स्टन द्वारा आविष्कृत किया गया है। ये चारों पद्धतियाँ आपको इनके विचारकों के नाम के साथ याद रखनी है। अगला है अभियोगात्मक परीक्षाएं। प्रत्याशियों के काम से संबंधित उनकी अभियोग्यता को भांपने और परखने के लिए परीक्षाओं के कई पद्धतियों का विकास किया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में इनका प्रयोग लिपिकीय पदों तथा ब्रिटेन में प्रतिरक्षा सेवाओं के पदों को भरने के लिए किया जाता है। तीसरी है उपलब्धि परीक्षाएं। इन शैक्षणिक योग्यता का निर्धारण भर्ती परीक्षाओं में प्रतियोगिता के लिए किया गया है। उदाहरण के लिए भारत की लोक सेवाओं परीक्षाओं में प्रयोग के लिए उपलब्धि परीक्षा स्नातक उपाधि है। चौथी है व्यक्तित्व परीक्षा। प्रत्याशियों के व्यक्तित्व को जांचने परखने के लिए पश्चिमी देशों में कई प्रकार की लिखित परीक्षाओं को अपनाया गया है। अब मौखिक परीक्षा, जिसे साक्षात्कार या इंटरव्यू कहते हैं, इसका प्रयोग प्रार्थियों के व्यक्तिगत गुण दोषों को परखने के लिए किया जाता है। इसका लक्ष्य लोक सेवा में करियर के लिए प्रार्थी की व्यक्तिगत उपयुक्तता को परखना है। साक्षात्कार के उपाय का प्रयोग सर्वप्रथम इंग्लैंड में किया गया था, यानी इंटरव्यू सबसे पहले इंग्लैंड से स्टार्ट हुए हैं, बाद में ये दूसरे देशों में अपनाया गया। लोक सेवा में भर्ती के लिए 5 प्रकार के साक्षात्कारों का प्रयोग किया जाता है। पहला है चयन बोर्ड कार्यविधि। चयन की यह अपने आप में स्वाधीन पद्धति है और इसलिए लिखित परीक्षा की सहायक नहीं है। मौखिक या वाचनिक परीक्षा, जिसे वाइवा वॉइस टेस्ट कहते हैं, इसका प्रयोग किसी विषय पर प्रत्याशी की पकड़ को समझने के लिए लिखित परीक्षा के पूरक के रूप में किया जाता है। अगला है व्यक्तित्व परीक्षण। व्यक्तित्व परीक्षण, इसका प्रयोग जहां लिखित परीक्षा के पूरक के रूप में किया जाता है, वहीं प्रत्याशी की व्यक्तिगत विशेषताओं अर्थात संपूर्ण व्यक्तित्व को परखने के लिए भी किया जाता है, जो लिखित परीक्षा के द्वारा नहीं हो सकता। छठाई साक्षात्कार, इसका प्रयोग अनुपयुक्त प्रत्याशियों को लिखित परीक्षा में बैठने से रोकने के लिए किया जाता है। लास्ट है सामूहिक मौखिक पद्धति। यह सामूहिक परिचर्चा है जिसका आविष्कार अमेरिका ने किया है। निष्पादन परीक्षा, एग्जीक्यूशन एग्जाम, इस पद्धति में प्रत्याशियों से उनकी अपनी क्षमताओं और कार्य कुशलताओं को प्रदर्शित करने की मांग की जाती है और इसके लिए उनको काम दिया जाता है। इसका उपयोग टाइपिस्टों, स्टेनोग्राफरों, मैकेनिकों, इलेक्ट्रीशियनों, कंप्यूटर ऑपरेटरों तथा ड्राइवरों जैसे कुशल युक्त पेशों तथा कार्मिकों की भर्ती के लिए किया जाता है। शारीरिक परीक्षा, जिसे फिजिकल एग्जाम कहते हैं, फिजिकल एग्जाम, इसका प्रयोग निर्दिष्ट कार्य के लिए प्रत्याशियों की शारीरिक उपयुक्तता को जांचने के लिए किया जाता है। अंतिम तौर पर चुने जाने से पूर्व प्रत्याशी को अपनी चिकित्सकीय जांच करानी पड़ती है। यह परीक्षा सेना और पुलिस सेवाओं की भर्ती के लिए अनिवार्य है। अब भर्ती की प्रणालियां देख लेते हैं। लोक सेवा में भर्ती की 4 प्रणालियां हैं। पहली है कैडेट प्रणाली। इस प्रणाली में भर्ती युवावस्था सामान्यतः 16 से 20 वर्षों के बीच के दौरान की जाती है। इसके बाद सामान्य शिक्षा के साथ साथ पद दायित्व से जुड़े विशेषीकृत कौशल से संबंध में दीर्घकालिक संस्थात्मक प्रशिक्षण दिया जाता है। यह प्रणाली प्रुष्या और सोवियत रूस में प्रचलित थी, किंतु अब इस प्रणाली को कई देशों में मुख्यतः रक्षा सेवाओं में भर्ती के लिए अपनाया जाता है। दूसरा है सामान्य मानसिक योग्यता प्रणाली। इस प्रणाली के अंतर्गत सरकार व्यापक शैक्षिक योग्यता एवं मानसिक योग्यता प्राप्त उम्मीदवारों की भर्ती करती है। इसमें कला और मूलभूत विज्ञान में स्नातक उपाधि प्राप्त करने के बाद युवाओं की भर्ती पर बल दिया जाता है। इसमें सामान्यतः आयु सीमा 21 से 26 वर्ष होती है। यह लोक सेवा में आजीविका शुरू करने के विचार पर आधारित प्रणाली है। भारत तथा कई अन्य यूरोपीय देशों जैसे कि इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी इत्यादि में इसी प्रणाली को अपनाया गया है। तीसरी है हमारी विशेषज्ञता आधारित प्रणाली। इस प्रणाली के अंतर्गत सरकार विभिन्न कार्य दायित्वों के अनुरूप तकनीकी ज्ञान और अनुभव रखने वाले व्यक्तियों की भर्ती करती है। इसमें भर्ती की आयु सीमा अपेक्षाकृत लंबी होती है और सामान्यतः 18 से 45 वर्ष के बीच होती है। 18 से 45 वर्ष के बीच। यह प्रणाली लोक सेवाओं में रोजगार के विचार पर आधारित नहीं है। यह सरकारी और गैर सरकारी सेवाओं के बीच गतिशीलता को दर्शाती है। यह प्रणाली संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में प्रचलित है। अब लास्ट हमारे ये लोक प्रणाली का लास्ट प्रकार है पार्श्विक प्रवेश प्रणाली, जिसे लेटरल एंट्री सिस्टम कहते हैं। इस प्रणाली में वरिष्ठ लोक सेवा पदों पर भर्ती के लिए उस सेवा से पृथक पृष्ठभूमि के लोगों में से एक सुनिश्चित प्रतिशत लोगों की भर्ती की जाती है। यह प्रतिस्पर्धी चयन के द्वारा किया जाता है। जैसे कि IAS IPS से प्रमोट होकर, जैसे सचिवालय में लोग जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में जिनका प्रमोशन होता है डायरेक्टरों की पोस्ट पर, तो अगर जैसे 10
पोस्ट खाली हैं, वैकेंट हैं, तो उसमें से कुछ परसेंटेज 10% या 20% पोस्ट को लेटरल एंट्री द्वारा भर लिया जाता है। जैसे कि 1 या 2 पोस्ट लेटरल एंट्री द्वारा भर दी जाती हैं। ये प्रतिस्पर्धी चयन के द्वारा किया जाता है और इसमें मूलतः सेवा के अधिकारियों को प्राप्त प्रोन्नति अवसर प्रभावित नहीं होते हैं। इस प्रकार यह प्रणाली विशेषज्ञता प्रणाली के समान उद्देश्य रखती है। फिर भी इस प्रणाली को उन देशों द्वारा अपनाया जा सकता है जिनमें मानसिक योग्यता प्रणाली प्रचलित है। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। अगले लेक्चर्स में हम पदोन्नति के आगे प्रशिक्षण अपना टॉपिक देखेंगे, ट्रेनिंग का। इसके बाद हमारा पदोन्नति, प्रमोशन, वेतन और सेवा शर्तें, पे स्केल एंड सर्विस कंडीशन, यूनियन मैनेजमेंट रिलेशनशिप, संघ और प्रबंधन संबंध, ये हम 3 लेक्चर्स में, मैक्सिमम 3 लेक्चर्स में कंप्लीट कर लेंगे। ओके। हेलो एंड वेलकम टू उन्नति IAS। शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन में हम अपने टॉपिक कार्मिक प्रशासन को देख रहे थे, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे थे। इसमें हम पिछले 2 लेक्चर्स में कार्मिक प्रशासन क्या होता है, ये लोक प्रशासन से किस तरह संबंधित है, इस सब के बारे में चर्चा कर चुके थे, तथा इसके जो पहला टॉपिक है भर्ती, रिक्रूटमेंट, इसके बारे में हमने डिटेल से चर्चा कर ली थी। आज हम अपना दूसरा टॉपिक प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग के बारे में देखेंगे। इसके बाद हमारा कार्मिक प्रशासन के बाद वित्तीय प्रशासन और विश्वविद्यालय प्रणाली में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, ये रह जाएंगे। ये भारत में उच्च शिक्षा प्रणाली और लोक प्रशासन की बुनियादी अवधारणाएं और सिद्धांत, ये दोनों टॉपिक हम ब्रॉडली कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने इसको हायर एजुकेशन सिस्टम को 13 लेक्चर्स में कवर किया है और लोक प्रशासन की बुनियादी अवधारणाएं इसको 7 लेक्चर्स में कंप्लीट कर लिया है। ये जिसकी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर पड़ी हुई है, जिसने नहीं देखी हो वो जाकर उसको फॉलो कर सकते हैं। कार्मिक प्रशासन का ये कंप्लीट टॉपिक हम 6 लेक्चर्स में कवर कर लेंगे। उसके बाद हमारा वित्तीय प्रशासन और विश्वविद्यालय प्रणाली में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, ये 2 रह जाएंगे जिन्हें हम 10 जनवरी तक कवर कर लेंगे, कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद आप रिवीजन आराम से करते सकते हैं। मैं इन सारे टॉपिक्स की एक मर्ज लेक्चर भी वीडियो लेक्चर भी अपने चैनल पर डाल दूंगा, ताकि आप आसानी से एक ही बार में सारे लेक्चर्स को एक ही वीडियो में रिवाइज कर लें। और हमारे इसके बाद इस कार्मिक प्रशासन में 3 टॉपिक बचे रह जाएंगे, जो हम अगले 3 लेक्चर्स में कवर कर लेंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, प्रशिक्षण। प्रशिक्षण SS गोयल के अनुसार प्रशिक्षण एक कार्य प्रक्रिया है। सेकंड, जिसके द्वारा कार्मिकों की क्षमताओं को बढ़ाया जा सकता है। SS गोयल ने प्रशिक्षण को इन 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जो इन्होंने पॉइंट के अकॉर्डिंग लिख रखे हैं। एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कार्मिकों की क्षमताओं को बढ़ाया जा सकता है, जिससे कि अपने सांगठनिक कार्यों का निष्पादन करने के लिए अपेक्षित ज्ञान, कुशलताओं तथा रुझानों के अर्थों में सांगठनिक आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। और चौथा, सभी आवश्यकताओं को अपेक्षाकृत थोड़े समय में ही पूरा किया जा सके। अब विलियम G. टॉर्पे की परिभाषा के अनुसार प्रशिक्षण कर्मचारियों के मौजूदा सरकारी पदों के लिए और भविष्य के सरकारी पदों के लिए उनको तैयार करने की, उनकी कुशलताओं, आदतों, ज्ञान, प्रवृत्तियों का विकास करने की एक प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य उनकी प्रभावशीलता में वृद्धि करना है। अवस्थी और माहेश्वरी के अनुसार प्रशिक्षण लोक सेवकों की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए एक सुस्पष्ट प्रयास है और यह व्यावसायिक ज्ञान, व्यापक दृष्टि तथा व्यवहार के सही ढंग को प्रदान करके किया जाता है। यह लगातार महसूस की जाने वाली आवश्यकताओं के सम्मुख एक सतत या वांछित प्रयास है। भूमिका और उद्देश्य देख लेते हैं, रोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। लोक सेवकों के लिए प्रशिक्षण की भूमिका का विश्लेषण सर्वप्रथम ब्रिटेन में एशिटन कमेटी रिपोर्ट 1944 में किया गया था। प्रशिक्षण के उद्देश्यों के बारे में इस रिपोर्ट में कहा गया था कि बड़े स्तर के किसी भी संगठन में कुशलता 2 तत्वों पर निर्भर करती है। उसको सौंपे गए कार्य विशेष को करने के लिए व्यक्ति की तकनीकी कुशलता और एक संगठित संस्था के तौर पर संगठन की कम सुनिश्चित कुशलता, जो संस्था को संगठित करने वाले व्यक्तियों की सामूहिक भावना और दृष्टिकोण से पैदा होती है। प्रशिक्षण को इन दोनों तत्वों का ध्यान रखना चाहिए। एशिटन कमेटी रिपोर्ट के अनुसार प्रशिक्षण के निम्न उद्देश्य हैं। पहला, ऐसे लोक सेवक पैदा करना जो अपने काम को नियम और स्पष्टता से कर सकें, तो काम को नियम और स्पष्टता से सुचारू रूप से कर सकें। लोक सेवक को उन कार्यों के अनुकूल बनाना जो उसे एक परिवर्तनशील जगत में करने को दिए गए हैं। लोक सेवक को नए समय की नए आवश्यकताओं के प्रति अपने दृष्टिकोण और तरीकों को लगातार और निडरता से समायोजन करना चाहिए, यानी कि उसे किसी भी तरह के राजनीतिक
दबाव में आए बगैर राजनीतिक दबाव में आए बगैर काम करते रहना चाहिए। लोक सेवकों को समाज के प्रति जागरूक बनाना। प्रशिक्षण तंत्र द्वारा लोक सेवकों के यांत्रिक बनने के खतरे के विरुद्ध प्रतिरोध विकसित करने की जरूरत है। जहां हमारा लक्ष्य कुशलता के उच्चतम स्तर को प्राप्त करना होना चाहिए, वहीं हमारा उद्देश्य रोबोट जैसी यांत्रिक लोक सेवा नहीं है। यानी कि यहाँ पर राइटर ऑथर ये विचारक ये कहना चाहते हैं कि लोक सेवक इस तरह के नहीं हो जो बिल्कुल टिल्टेड हो किसी भी पॉलिटिशियंस की तरफ, किसी भी सत्ताधारी पार्टी की तरफ या उसके नेता की तरफ। वो रोबोट की तरह काम ना करें, अपनी जनहित को ध्यान में रखते हुए उनके निर्णय होने चाहिए ताकि वो किसी भी तरह से जनता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित ना करें। चौथा पॉइंट है लोक सेवकों में उच्चतर कार्य की ओर अधिक उत्तरदायित्व पूर्ण क्षमता पैदा करना। पांचवा, लोक सेवकों का मनोबल बढ़ाना। सेवा में नए सदस्यों की कमियां दूर करना। लोक सेवकों की दृष्टि और दृष्टिकोण को व्यापक बनाना। लोक सेवकों में ईमानदारी को बढ़ावा देना, ये एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाता है। कर्मचारियों में समूह की भावना प्रोत्साहित करना, इस मनोवृत्ति का पोषण करना कि लोक सेवक मालिक नहीं बल्कि जन सेवक हैं, यानी कि वो जनता के सेवक हैं, वो मालिक नहीं हैं। प्रशिक्षण के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग। मूलतः प्रशिक्षण के दो प्रकार होते हैं, एक अनौपचारिक प्रशिक्षण और दूसरा औपचारिक प्रशिक्षण, इनफॉर्मल और फॉर्मल। अनौपचारिक प्रशिक्षण, इसका अर्थ है वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन के अधीन वास्तविक काम करते हुए काम सीखना। अतः यह प्रशिक्षण अनुभव से या अनुभव के द्वारा होता है। प्रशिक्षु को यानी कि ट्रेनी को प्रशासनिक कुशलता की प्राप्ति, वास्तविक परीक्षण और चूक पद्धति काम करते हुए, यहाँ कुछ मिस टाइप हो गया है, काम करते हुए अर्थात व्यवहार के दौरान होती है। इसको काम पर प्रशिक्षण भी कहते हैं। लोक प्रशासन में यह प्रशिक्षण की परंपरागत पद्धति है। औपचारिक प्रशिक्षण, यह प्रशिक्षण विशेषज्ञ मार्गदर्शन तथा निरीक्षण के अंतर्गत व्यवस्थित ढंग से पूर्व नियोजित और सुस्पष्ट पाठ्यक्रमों के द्वारा दिया जाता है। यह निम्न प्रकार का होता है। पहला, प्रवेश पूर्व प्रशिक्षण। यह प्रशिक्षण उन प्रत्याशियों को दिया जाता है जो सार्वजनिक सेवा में निकट भविष्य में प्रवेश करना चाहते हैं। दूसरे शब्दों में, ये विभिन्न संस्थानों और कॉलेजों में दिया जाने वाला व्यावसायिक शिक्षण है। यह शिक्षण अप्रेंटिसशिप और इंटर्नशिप के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका में लोकप्रिय है। यूएसए में इसे क्या कहा जाता है? अप्रेंटिसशिप या फिर इंटर्नशिप। जो इंटर्नशिप अक्सर टेक्निकल एजुकेशंस के बाद बच्चे करते हैं किसी अलग अलग कंपनीज में जाके। भारत में यह केवल राजस्थान में 1960 से प्रचलित है। इस राज्य में सचिवालय और व्यापार प्रशिक्षण में जूनियर डिप्लोमा कोर्स करने वालों को सीधे प्रवर श्रेणी लिपिक अपर डिवीजन क्लर्क के रूप में भर्ती कर लिया जाता है। दूसरा है अभिमुखन प्रशिक्षण। इसमें नए सदस्यों को संगठन से परिचित कराया जाता है। इससे उसे संगठन में अपना स्थान बनाने, नए काम के वातावरण का आदी बनने और अपने काम की मूल अवधारणाओं को जानने में मदद मिलती है। भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद ग्रामीण विकास प्रशासन के क्षेत्र में कार्यरत लोक सेवकों के लिए अभिमुखन प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाता है, यानी कि ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। ये ओरिएंटेशन ट्रेनिंग का एक उदाहरण है। आगमन प्रशिक्षण, ये भी एक प्रकार का प्रवेश प्रशिक्षण है, लेकिन अभिमुख प्रशिक्षण के विपरीत आगमन प्रशिक्षण विशेष कार्य पर केंद्रित होता है और इसमें काम की आधारभूत बातों, इसकी विषय वस्तु, लेखन, कार्यविधियों, नियमों और विनियमों आदि को सीखने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए औपचारिक शिक्षा दी जाती है। सेवाकालीन प्रशिक्षण, प्रवेश पूर्व प्रशिक्षण के विपरीत सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रत्याशियों को सेवा में प्रवेश के बाद दिया जाता है। यह उनको अपने सर्वोत्तम प्रयास करने और अपने कार्य निष्पादन को सुधारने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस प्रशिक्षण में निम्न कार्यक्रम होते हैं। पहला है प्रकोष्ठ प्रशिक्षण। इसमें प्रारंभिक भाषणों की एक श्रृंखला होती है और तत्पश्चात विभागों और क्षेत्रीय केंद्रों के निरीक्षण भ्रमण होते हैं। इनसे कर्मचारियों को सीधी जानकारी होती है। इसमें सिद्धांत और व्यवहार दोनों का मेल होता है। भारत में इस प्रकार का प्रशिक्षण वन सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों को दिया जाता है। अगला है हमारा चक्रीय प्रशिक्षण। इसके अंतर्गत संगठन के विभिन्न विभागों में बार बार काम करना शामिल है। इस पद्धति का प्रयोग भारत में प्रांतीय लोक सेवकों के प्रशिक्षण के लिए किया जाता है। नए प्रवेशक को सबसे पहले जिला अधिकारी के साथ बैठकर कार्यवाहियों को देखना होता है। इस प्रकार वो एक एक करके जिले के सभी विभागों से जुड़ जाता है। पुनर्चर्चा प्रशिक्षण, रिफ्रेशर प्रोग्राम।
इसका लक्ष्य कर्मचारियों को उनके ज्ञान तथा तकनीकी कौशलों को ताज़ा तथा आधुनिक बनाना है। समय समय पर आयोजित किए जाने वाले पुनर्चर्चा पाठ्यक्रमों के द्वारा कर्मचारियों को उनके कार्यक्षेत्र संबंधी नई घटनाओं तथा नवीनतम तकनीकों की जानकारी दी जाती है। 1985 से सभी स्तरों के IAS अफसरों के लिए एक सप्ताह के पुनर्चर्चा प्रशिक्षण कार्यक्रम अनिवार्य कर दिया गया है। इसका आयोजन मसूरी में किया जाता है। जैसे कि आपको पता होगा, वहाँ लबासना ट्रेनिंग सेंटर है, जहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ पर IAS ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी जाती है। पुनः प्रशिक्षण, इसके अंतर्गत विशेषज्ञता के नए क्षेत्र में मार्गदर्शन या विशेषज्ञता के पुराने क्षेत्र में सघन प्रशिक्षण देना शामिल है। इसका लक्ष्य कर्मचारियों की सामान्य क्षमता को व्यापक बनाना है। यह आमतौर पर किसी कर्मचारी को नए कार्यभार सौंपे जाने या उसके कार्यभार को अत्यंत बढ़ाए जाने की स्थिति में दिया जाता है। अब 5th है हमारा प्रवेश पश्चात प्रशिक्षण। सेवा दौरान प्रशिक्षण के विपरीत इसका सीधा संबंध कार्य से नहीं है। इसका लक्ष्य कर्मचारी की सामान्य क्षमता का विस्तार करना है। अल्पकालीन और दीर्घकालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम यदि कुछ सप्ताहों या 1-2 माह का होता है तो उसे अल्पकालिक प्रशिक्षण कहते हैं। यदि प्रशिक्षण 6 महीने से 1 या 2-3 वर्ष का होता है तो उसे दीर्घकालिक प्रशिक्षण कहते हैं। यानी कि 6 महीने से कम का होता है तो अल्पकालीन प्रशिक्षण, और 6 माह से अधिक का होता है तो उसे दीर्घकालीन प्रशिक्षण कहा जाता है। भारत में दीर्घकालिक प्रशिक्षण का उदाहरण भारतीय विदेश सेवा का प्रशिक्षण है, जिसकी अवधि 3 वर्ष की होती है। विदेश सेवा की IFS ऑफिसर्स की जो प्रशिक्षण अवधि है वो 3 वर्ष है। विभागीय और केंद्रीय प्रशिक्षण जब विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है तो उसे विभागीय प्रशिक्षण कहते हैं। ये विभाग के वरिष्ठ एवं अनुभवी सदस्य होते हैं। इस प्रकार के प्रशिक्षण का उदाहरण सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद द्वारा किया जाने वाला प्रशिक्षण है। विभिन्न विभागों के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन जब केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान द्वारा होता है तो उसे केंद्रीय या केंद्रीकृत प्रशिक्षण कहते हैं। अगला है हमारा कौशल और पृष्ठभूमि प्रशिक्षण। जब प्रशिक्षण का उद्देश्य कर्मचारियों को विशेष तकनीक, कार्यविधि, नियम, विनियम पद्धति इत्यादि की जानकारी देना होता है तो इसे कौशल प्रशिक्षण कहते हैं, जैसे भारतीय लेखा परीक्षण। और पृष्ठभूमि प्रशिक्षण का उद्देश्य कर्मचारी के कार्य के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक पक्षों को समझने में उसकी मदद करके उसकी सोच को व्यापक बनाना है। इस प्रकार का प्रशिक्षण IAS अधिकारियों को दिया जाता है। अब प्रशिक्षण की तकनीकें या पद्धतियां देख लेते हैं। टेक्निक्स ऑफ ट्रेनिंग, पहली है व्याख्यान पद्धति। प्रशिक्षण का ये सबसे पुराना तरीका है। इसमें वरिष्ठ विद्वानों तथा अनुभवी अधिकारियों द्वारा व्याख्यान दिए जाते हैं, लेक्चर्स दिए जाते हैं। अभिषेध पद्धति, जिसे सिंडिकेट पद्धति सिस्टम भी कहते हैं, टेक्निक। इस पद्धति का जन्म इंग्लैंड में एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज में हुआ था। इस पद्धति में 3 या 4 प्रशिक्षुओं के छोटे से दल को अध्ययन परियोजना का काम सौंप दिया जाता है। यानी कि 3-4 ट्रेनी को मिलाकर एक ग्रुप बनाया जाता है और इनको एक अध्ययन परियोजना का काम सौंप दिया जाता है। अतः यह प्रशिक्षण की भागीदारी पद्धति है। यह पद्धति 2 प्रकार की होती है, जानकारी संग्रह और समस्या समाधान। अगला है हमारा विषय अध्ययन पद्धति। इसमें विशेष विषय का सघन और गहरा अध्ययन किया जाता है। इसके लिए वास्तविक मामलों का वर्णन उन लोगों के द्वारा किया जाता है जिनको अध्ययनाधीन मामलों का निजी अनुभव होता है। इसके बाद सामान्य सदस्य के निर्देशन और देखरेख में सामूहिक परिचर्चा की जाती है। चौथी है विस्तार या इंसिडेंस टेक्निक, विस्तार पद्धति। इस पद्धति के अंतर्गत प्रशिक्षुओं को सबसे पहले प्रशासनिक समस्याओं से संबंधित तथ्य उपलब्ध कराए जाते हैं, फिर उनसे इनका हल खोजने को कहा जाता है। उनके दिए गए निर्णयों को विचार विमर्श के लिए रखा जाता है। यानी कि प्रशिक्षुओं के दिए गए निर्णयों को विचार विमर्श के लिए रखा जाता है और प्रशिक्षुओं से उनके निर्णयों को सही ठहराने के लिए कहा जाता है। इसमें समस्या समाधान के उपाय का उपयोग किया जाता है। अगला है हमारा भूमिका अभिनय। इसमें वास्तविक परिस्थितियों को पैदा किया जाता है जिसमें प्रशिक्षु अपने काम से संबंधित अपनी भूमिका अदा करते हैं। ये प्रशिक्षण प्रदर्शन के द्वारा किया जाता है, ये परफॉर्मेंस बेस्ड होता है। ये परफॉर्मेंस बेस्ड प्रशिक्षण, इस तरह का प्रशिक्षण UPSC द्वारा EPFO के कैंडिडेट्स को दिया जाता है। EPFO के जब आप EPFO में जब सिलेक्शन होएगा EO के लिए, पोस्ट के लिए जो वैकेंसी अभी हाल ही में निकली थी, उसमें इस तरह का प्रशिक्षण दिया जाता है जिसमें आपको एक परफॉर्मेंस करनी होगी, एक स्क्रिप्ट बेस्ड। प्रबंधन खेल, इसमें प्रशिक्षुओं के निर्णय निर्माण शैली और इसमें सम्मिलित व्यवहार की जांच करने और परिचर्चाओं और निरीक्षण के माध्यम से उनकी कमियां समाप्त करने में मदद मिलती है। अगला हमारा संवेदनशीलता प्रशिक्षण। ये सबसे जटिल और नवीनतम पद्धति है। प्रशासनिक सिद्धांत के साहित्य में
कर्मचारियों की व्यक्तिगत प्रभावशीलता में सुधार करने के लिए इस पद्धति का सुझाव क्रिस ऑर्गरिस ने दिया था। इसको टी ग्रुप ट्रेनिंग भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इसे संवेदनशीलता प्रशिक्षण को टी ग्रुप ट्रेनिंग भी कहा जाता है। इसका लक्ष्य है व्यवहार के अपेक्षित ढंगों के प्रति प्रशिक्षुओं की मनोवृत्तियों का अनुकूलन। अगला है हमारा भारत में महत्वपूर्ण प्रशिक्षण एजेंसियां, इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग एजेंसीज इन इंडिया। राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी सबसे पहले, नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये हमारे देश का सर्व प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान है। इसकी स्थापना उत्तरांचल के प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल मसूरी में 1959 में की गई थी। 1972 से इसका नाम बदलकर लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी रख दिया गया। आप में से बहुत से बच्चे जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे होंगे या नहीं भी कर रहे होंगे, उन्हें बहुत अच्छी तरह पता होगा लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी के बारे में। वर्तमान में ये कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत है और निम्नलिखित पाठ्यक्रम उपलब्ध कराता है। पहला है अखिल भारतीय, ये आपको इनकी ईयर, जिस ईयर में इस्टेब्लिश हुए हैं, इस्टेब्लिशमेंट ईयर इनका याद रखना है, और किस ईयर में इनका अगर नाम चेंज किया गया है तो नाम चेंज का ईयर भी याद रखना है, साथ ही किस मंत्रालय के अंतर्गत ये आते हैं वो भी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। अखिल भारतीय सेवाओं तथा केंद्रीय सेवाओं सचिवालय सेवाओं के अतिरिक्त के तमाम प्रोबेशनरों को 4 महीने का मिश्रित पाठ्यक्रम। IAS अधिकारियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण। अखिल भारतीय और केंद्रीय सेवाओं के अधिकारियों के लिए 4 सप्ताह तथा 6 सप्ताह की अवधि के कार्यक्रम। वरिष्ठ अधिकारियों के लिए 1 सप्ताह से 1 माह तक का कार्यक्रम। अगला है राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, नेशनल पुलिस अकेडमी। केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज की स्थापना 1948 में माउंट आबू राजस्थान में हुई थी। आंतरिक आपातकाल के दौरान, यानी 1975 से 77 के दौरान, जब इंदिरा गांधी के समय आपातकाल लगाया गया था, उस दौरान इसे हैदराबाद स्थानांतरित कर दिया गया और कोहली कमेटी 1966 की सिफारिश पर इसका नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी रख दिया गया। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये निम्न प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध कराता है। IPS प्रोबेशनरों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण। वरिष्ठ IPS अधिकारियों के लिए पुनर्चर्चा पाठ्यक्रम, रिफ्रेशर प्रोग्राम। राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों को IPS में प्रोन्नत होने के बाद प्रशिक्षण। राज्य पुलिस एवं अर्धसैनिक बलों के प्रशिक्षण संस्थानों के लिए पाठ्यक्रम, यानी कि जो स्टेट में पुलिस की जो ट्रेनिंग दी जाती है या पैरामिलिट्रीज के अंदर जो ट्रेनिंग दी जाती है, उनके रिफ्रेशर प्रोग्राम यहीं राष्ट्रीय पुलिस सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में चलाए जाते हैं। यह अकादमी गृह मंत्रालय के नियंत्रणाधीन है, गृह मंत्रालय के, याद रखनी है आपको। अगला है राष्ट्रीय वन अकेडमी। 1938 में नेशनल फॉरेस्ट अकेडमी, 1938 में भारतीय वन कॉलेज की स्थापना देहरादून में की गई थी। 1938 में इसकी स्थापना की गई थी। 1987 में इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकेडमी रख दिया गया। ये प्रशिक्षण एवं वन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करती है। यह निम्न कार्यक्रम उपलब्ध कराती है। भारतीय वन सेवा के प्रोबेशनरों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण। वरिष्ठ वन सेवा अधिकारियों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम। IFS में प्रोन्नत होने वाले राज्य वन सेवा अधिकारियों के लिए प्रवेश प्रशिक्षण। अब विदेश सेवा संस्थान, फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूशन। 1986 में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन स्कूल नई दिल्ली के स्थान पर विदेश सेवा संस्थान की स्थापना हुई। यह निम्नलिखित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम उपलब्ध कराता है। पहला, IFS प्रोबेशनरों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण। वरिष्ठ IFS अधिकारियों के लिए पुनर्चर्चा पाठ्यक्रम, रिफ्रेशर प्रोग्राम। ये पुनर्चर्चा जो है रिफ्रेशर प्रोग्राम को कहा जाता है। राजदूतावास प्रमुखों के लिए अनुकूलन कार्यक्रम। विदेशी कूटनीतिज्ञों के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रम। विदेशी मंत्रालय के कर्मचारियों के लिए अल्पकालीन पाठ्यक्रम। अगला है हमारा सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान, इंस्टीट्यूट ऑफ सेक्रेटेरिएट ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट। केंद्रीय सचिवालय प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना 1948 में दिल्ली में हुई थी। 1971 में इसका नाम बदलकर सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन स्कूल कर दिया गया। इसमें निम्न पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं। केंद्रीय सचिवालय के नए प्रवेशकों के लिए आधारभूत पाठ्यक्रम और व्यावसायिक प्रशिक्षण। केंद्रीय सचिवालय सेवा के वरिष्ठ सदस्यों के लिए पुनर्चर्चा पाठ्यक्रम, रिफ्रेशर प्रोग्राम। सचिवालय प्रशासन के विभिन्न पक्षों पर विशेषज्ञता और प्रायोजित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम। अगला है हमारा भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये आपको रट लेना है बिल्कुल इस टॉपिक को। इसकी स्थापना 1954 में भारतीय प्रशासन पर पॉल H. एपलबी 1953 की रिपोर्ट की सिफारिश पर की गई थी। इस अर्ध सरकारी संस्था में निम्नलिखित गतिविधियां होती हैं। केंद्र राज्य सरकारों तथा सार्वजनिक उपक्रम के अधिकारियों के लिए पुनर्चर्चा पाठ्यक्रम आयोजित करना, प्रशासनिक अनुसंधान करना, इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का प्रकाशन करना। ये याद रखना है आपको, इसलिए मैंने हाईलाइट कर रखा है।
ये जर्नल प्रकाशित करता है भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के द्वारा इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का प्रकाशन किया जाता है। यह 1975 से वरिष्ठ लोक सेवकों के लिए लोक प्रशासन में 9 महीने का उन्नत व्यावसायिक कार्यक्रम आयोजित करता है। लोक प्रशासन के विश्वविद्यालय स्तर के अध्यापकों के लिए यह अल्पकालीन पाठ्यक्रम आयोजित करता है। अगला है हमारा भारतीय ग्रामीण विकास संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। 1958 में हैदराबाद में केंद्रीय सामुदायिक विकास अध्ययन एवं अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई थी। 20वीं सदी के 7वें दशक से इसका नाम बदलकर भारतीय ग्रामीण विकास संस्थान कर दिया गया। यह निम्न पाठ्यक्रम आयोजित करता है। ग्रामीण विकास प्रशासन से जुड़े अधिकारियों के लिए 25 दिन का अल्पकालीन अभिमुखन पाठ्यक्रम यानी ओरिएंटेशन प्रोग्राम। ग्रामीण विकास में अनुसंधान। अगला हमारा ग्रामीण विकास संबंधी विषय सामग्री का प्रकाशन। अगला टॉपिक है हमारा भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज, एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की सिफारिश पर 1957 में हैदराबाद में हुई थी। इसका विकास हैनले ऑन टेम्स पर स्थित ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज के तर्ज पर की गई थी। ये सार्वजनिक तथा निजी दोनों सेवाओं अर्थात सरकार, सार्वजनिक उपक्रम, उद्योग एवं व्यापार के वरिष्ठ प्रशासकों के लिए 4 महीने का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम उपलब्ध कराता है। यह अपना प्रशिक्षण अभिषद पद्धति, सामूहिक परिचर्चा जैसी भागीदारी पूर्ण विधियों से देता है। यह प्रशासनिक शोध भी संचालित करता है। यह एक स्वायत्त संस्था है, ऑटोनोमस बॉडी है। अगला है अन्य प्रशिक्षण संस्थान। आप देख लेते हैं एक बार इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, या आपको याद रखने, एक नज़र डाल देना इस पर ताकि आपको याद रह जाए एग्जाम में। अगर मैच द फॉलोइंग में या ऑप्शंस में पूछे जाएं तो आपको याद रहे। सरकारी लेखा एवं वित्त संस्थान नई दिल्ली, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल, राष्ट्रीय अपराध विज्ञान एवं प्रमाण विज्ञान संस्थान नई दिल्ली, राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा कॉलेज नागपुर, प्रतिरक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान नई दिल्ली, भारतीय प्रबंधन संस्थान। इसके 4 जगह स्टैब्लिश है, अहमदाबाद, बेंगलोर, कोलकाता, लखनऊ। अखिल भारतीय स्थानीय स्वशासन संस्थान मुंबई, शिक्षा नियोजक एवं प्रशासकों के लिए प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज नई दिल्ली, केंद्रीय आपात राहत प्रशिक्षण संस्थान नागपुर, सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क प्रशिक्षण स्कूल फरीदाबाद। अगला है परिवार नियोजन एवं शोध केंद्र नई दिल्ली, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान नई दिल्ली, भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली, भारतीय अनुप्रयुक्त जनशक्ति संस्थान नई दिल्ली, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रशासन एवं शिक्षण संस्थान नई दिल्ली, राष्ट्रीय उन्नत अध्ययन संस्थान बेंगलुरु, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र प्रशिक्षण संस्थान नई दिल्ली, राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान फरीदाबाद, राष्ट्रीय निधि वित्तालय बेंगलुरु, राष्ट्रीय दूर संवेदन एजेंसी हैदराबाद, डाक एवं टेलीग्राफ प्रशिक्षण केंद्र सहारनपुर, राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान नई दिल्ली, लघु उद्योग विस्तार प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद, वैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारिता प्रबंधन संस्थान पुणे, प्रबंधन विकास संस्थान गुड़गांव, राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान नई दिल्ली, केंद्रीय श्रम संस्थान मुंबई, राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा कॉलेज नागपुर, प्रतिरक्षा कार्य अध्ययन संस्थान मसूरी, सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन संस्थान बेंगलुरु, शहरी एवं पर्यावरण अध्ययन केंद्र नई दिल्ली। थैंक यू। हेलो एंड वेलकम टू उन्नति आईएएस। शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन की सीरीज़ में हम कार्मिक प्रशासन के बारे में चर्चा कर रहे थे। पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम बात कर रहे थे। इससे पहले की 3 लेक्चर्स में हमने देखा था कि कार्मिक प्रशासन क्या होता है, इसका लोक प्रशासन के संदर्भ में क्या अर्थ है, क्या महत्व है, भारत में कितने प्रकार के प्रशासन पाए जाते हैं, कार्मिक प्रशासन का क्या स्ट्रक्चर है, किस तरह वर्गीकरण है, ये सब डिटेल में देखा था। और दूसरे लेक्चर में हमने भर्ती रिक्रूटमेंट के बारे में देखा था। उसके बाद के लेक्चर में हमने प्रशिक्षण के बारे में देखा था। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले आप उनको लेक्चर्स को फॉलो कीजिए। उसके बाद आज के लेक्चर में हम देखेंगे पदोन्नति यानी कि प्रमोशन। इसके बाद हमारे इस कार्मिक प्रशासन के अंतर्गत दो टॉपिक रह जाएंगे जिसे हम अगले 2 लेक्चर में कवर कर लेंगे। फिर हमारे ओवरऑल सिर्फ वित्तीय प्रशासन और विश्वविद्यालय प्रणाली में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, ये 2 टॉपिक रह जाएंगे। ये हम 10 जनवरी तक, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, 10 जनवरी तक कवर कर लेंगे। उसके बाद हम ईपीएफओ के लिए एक स्पेशल लेक्चर सीरीज शुरू करेंगे हिंदी में। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक पदोन्नति प्रमोशन। ब्रिटिश फुलटन कमेटी
1966 से 1968 का विचार था कि सेवाओं में पुरुषों और स्त्रियों की पूर्ण क्षमताओं के विकास की प्रक्रिया का अनिवार्य अंग है। ये सही समय पर सही पदोन्नति। इनका ब्रिटिश फुलटन कमेटी का क्या विचार था कि सेवाओं में पुरुषों और स्त्रियों की पूर्ण क्षमताओं के विकास की प्रक्रिया का अनिवार्य अंग है। क्या अंग है? सही समय पर सही पदोन्नति, यानी कि ठीक टाइम पर ठीक प्रमोशन। एल.डी. वाइट के अनुसार पदोन्नति मौजूदा पद से ऊंची श्रेणी के पद पर की जाने वाली नियुक्ति है, जिसमें पद में परिवर्तन और आमतौर पर वेतन में बढ़ोतरी के साथ कार्यभार बदलता है और अधिक कठिन प्रकार का कार्य तथा उत्तरदायित्व निहित होता है। अतः पदोन्नति में निम्न तत्व शामिल होते हैं। पहला है पद में परिवर्तन, यानी कि निचले पद से उच्च पद की ओर। दूसरा है कार्यभारों में परिवर्तन, यानी कि कम कठिन काम से अधिक कठिन काम की ओर परिवर्तन। तीसरा उत्तरदायित्वों में परिवर्तन, अर्थात कम उत्तरदायित्व से अधिक उत्तरदायित्व की ओर, कम रेस्पॉन्सिबिलिटीज से ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटीज की तरफ। पदवी में परिवर्तन, निचले पदनाम से ऊंचे पदनाम की ओर, यानी कि क्लर्क से सीनियर क्लर्क। वेतन में परिवर्तन, या कम वेतनमान से अधिक वेतनमान की ओर। यह सबको अच्छी तरह पता होगा। परंतु सेवा योजक के दृष्टिकोण से पदोन्नति का अर्थ उच्चतर पदों को सार्वजनिक सेवाओं से भीतर के उपयुक्त और अनुभवी लोगों से भरना है। अतः इस अर्थ में पदोन्नति को अप्रत्यक्ष भर्ती या भीतर की भर्ती भी कहा जा सकता है, यानी कि प्रमोशन अंदर विभाग के अंदर ही हो जाते हैं कि क्लर्क से सीनियर क्लर्क की ओर प्रमोशन हो गया, यानी कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ना होकर अंदर से ही भर्ती हो गई। पदोन्नति के विपरीत है पद अवनति। इसका अर्थ है किसी कर्मचारी का उच्चतर पद से नीचे के पद पर गिराना, डिमोशन। प्रमोशन के अपोजिट क्या होता है? डिमोशन। वास्तव में इस प्रकार का दंड लोक सेवा आचरण नियमों के उल्लंघन पर दिया जाता है। पदोन्नति 3 प्रकार की होती है। पहली है निचली श्रेणी से उच्चतर श्रेणी के लिए, जैसे कि कनिष्ठ टाइपिस्ट से वरिष्ठ टाइपिस्ट, जो कि मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था कि क्लर्क से सीनियर क्लर्क, या लोअर डिवीजन क्लर्क से, यहाँ लोअर डिवीजन क्लर्क है, लोअर डिवीजन क्लर्क से अपर डिवीजन क्लर्क। निचले वर्ग से, दूसरा है निचले वर्ग से उच्चतर वर्ग में, जैसे कि लिपिक वर्ग से कार्यकारी वर्ग में, यानी कि क्लरिकल रैंक से एग्जीक्यूटिव रैंक में। निचली सेवा, तीसरा है निचली सेवा से उच्चतर सेवा में, जैसे राज्य लोक सेवा से आईएएस में, जैसे कि स्टेट पीसीएस से प्रमोशन होके, जिससे कि आपको पता होगा कि 30% कर्मचारी आईएएस में राज्य सेवाओं से नियुक्त किए जाते हैं प्रमोट करके, तो स्टेट पीसीएस से आईएएस में प्रमोशन। अब उन्नति, स्थानांतरण और पुनर्निर्धारण, इन तीनों को देख लेते हैं। ये क्या है? एडवांसमेंट, ट्रांसफर एंड रीअसाइनमेंट। पदोन्नति और उन्नति, स्थानांतरण तथा पुनर्निर्धारण में अंतर है। उन्नति का संकेतक है वेतन में वृद्धि। इसमें कार्यभार, उत्तरदायित्व या पदनाम नहीं बदलते हैं। इसको प्रशासनिक पदोन्नति भी कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रमोशन भी कहते हैं। उन्नति 3 प्रकार की होती है। पहली है स्वचालित उन्नति प्रणाली, पद पर सेवा की अवधि पर आधारित। दूसरी है सप्रतिबंध उन्नति प्रणाली, कर्मचारी की कुशलता पर आधारित। तीसरी है अर्ध सप्रतिबंधित उन्नति प्रणाली, सेवा अवधि एवं कुशलता दोनों पर आधारित। अगला है हमारा स्थानांतरण। स्थानांतरण का अर्थ है उसी श्रेणी में और उसी पद पर कार्य स्थल में परिवर्तन। उसी श्रेणी में उसी पद पर कार्य स्थल में परिवर्तन, यानी कि एक अगर मान लीजिए कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय दिल्ली में क्लर्क की रैंक पर पोस्टेड है, तो उसे मुंबई में ही उसी सेम डिपार्टमेंट में, जैसे कि किसी डिपार्टमेंट के अंदर वो क्लर्क पर अपॉइंट किया हुआ है, तो उसे मुंबई ट्रांसफर करके क्लर्क ही बना दिया गया। दूसरे शब्दों में इसमें सेवा एक एजेंसी से दूसरी में चली जाती है, किंतु पद या वेतन में कोई अंतर नहीं होता है। फिर भी किसी कर्मचारी का स्थानांतरण उसकी पदोन्नति की स्थिति में भी हो सकता है। यानी कि आपने देखा होगा कभी कभी फिल्मों में कोई अधिकारी कोई निष्पक्ष जांच करता होता है किसी केस की, खास तौर से पुलिस विभाग के अंदर, तो उसको डराया धमकाया जाता है। अगर वो तब भी नहीं मानता है तो प्रमोट करके दूसरे शहर में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये एक एग्जाम्पल है बस। पुनर्निर्धारण का अर्थ है कि उसी श्रेणी तथा उसी पद पर उसी एजेंसी में काम, अर्थात परिवर्तन। इसमें उसी एजेंसी के भीतर पद और श्रेणी में परिवर्तन हुए बिना काम बदल जाता है। पुनर्निर्धारण अतः पदोन्नति, उन्नति, स्थानांतरण और पुनर्निर्धारण से मूलतया भिन्न है। यानी कि पदोन्नति जो है उन्नति, स्थानांतरण और पुनर्निर्धारण से भिन्न अलग है, क्योंकि इस स्थिति में कर्मचारी के पद और पद स्थिति में आधारभूत परिवर्तन हो जाता है। पदोन्नति का सार उच्चतर कार्यभारों और उत्तरदायित्व के पद पर पहुंचना है। अब पदोन्नति के सिद्धांत देख लेते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ प्रमोशन।
पदोन्नति के 3 सिद्धांत हैं, वरिष्ठता सिद्धांत सीनियरिटी प्रिंसिपल, योग्यता सिद्धांत यानी कि मेरिट बेस्ड, और वरिष्ठता योग्यता सिद्धांत, ये इन दोनों का मिला जुला स्वरूप है। वरिष्ठता सिद्धांत सबसे पुराना है जो वर्तमान में भी प्रचलित है। वरिष्ठता का अर्थ है किसी कर्मचारी की सेवा अवधि, अतः इस सिद्धांत के अनुसार पदोन्नति करने में पूर्वता क्रम का निर्धारण कर्मचारियों की सेवा अवधि से किया जाता है। उदाहरण के लिए किसी पद पर का कर्मचारी की सेवा अवधि खा कर्मचारी से अधिक है तो पदोन्नति का पात्र कर्मचारी का है, यानी कि जो सीनियर मोस्ट होगा उसी को प्रमोशन पहले मिलेगा। जैसे कि आपने देखा होगा, स्पेशली यूपी पीसीएस के बारे में आप जानते होंगे, जो आरओ एआरओ की वैकेंसी होती है उसमें जैसे कोई एआरओ अपॉइंट होता है तो जो सीनियर मोस्ट एआरओ होगा उसका ही पहले प्रमोशन आरओ पर किया जाएगा। ये एक एग्जाम्पल है। योग्यता सिद्धांत, योग्यता सिद्धांत का अर्थ है कि पदोन्नति सबसे योग्य कर्मचारी की होनी चाहिए। इस सिद्धांत के अनुसार पदोन्नति करने में पूर्वता क्रम का निर्धारण सेवा अवधि का ध्यान रखे बिना कर्मचारी की योग्यताओं और उपलब्धियों के आधार पर किया जाता है। इसमें सीनियोरिटी फैक्टर काम नहीं करता है, इसमें उसकी परफॉर्मेंस, किसी भी कर्मचारी की परफॉर्मेंस बेस्ड प्रमोशन होता है। पदोन्नति के लिए प्रत्याशी की योग्यता को परखने और मूल्यांकन करने के लिए निम्न 3 उपाय अपनाए जाते हैं। पहला है विभागीय प्रमुख द्वारा व्यक्तिगत मूल्यांकन, जो उस डिपार्टमेंट का चीफ होता है उसके द्वारा व्यक्तिगत पर्सनल असेसमेंट। दूसरा है पदोन्नति परीक्षा, लिखित या मौखिक। तीसरा है कार्य कुशलता यानी कि सेवा श्रेणी क्रम। अगला है वरिष्ठता सिद्धांत। वरिष्ठता सिद्धांत यह व्यवस्था देता है कि पदोन्नति का निर्णय सेवा अवधि तथा कर्मचारी की योग्यता एवं उपलब्धियों दोनों के आधार पर होना चाहिए। आमतौर पर वरिष्ठता सिद्धांत निचले स्तरों पर लागू किया जाता है। जो नीचे की रैंक होती है, क्लैरिकल या 4th क्लास की रैंक, उन पर लागू वरिष्ठता सिद्धांत होता है, उनमें सीनियरिटी का फैक्टर लागू किया जाता है। योग्यता सिद्धांत ऊपरी स्तरों पर लागू होता है, जैसे कि सचिव या डायरेक्टर की पोस्ट पर योग्यता सिद्धांत मेरिट बेस्ड प्रमोशन किए जाते हैं, उसमें सीनियरिटी का ध्यान नहीं रखा जाता है। वरिष्ठता योग्यता सिद्धांत मध्य स्तरों पर लागू किया जाता है। जो इन दोनों का मिला जुला स्वरूप है वो मध्य स्तरों पर लागू किया जाता है। अब समुचित पदोन्नति प्रणाली, साउंड प्रमोशन सिस्टम। WF विलोबी के अनुसार समुचित पदोन्नति के लिए निम्नलिखित अनिवार्य तत्व हैं। पहला है सरकारी सेवाओं में सभी पदोन्नतियों के लिए ऐसे मानक विनिर्देशों को अपनाना जो पदोन्नति के लिए अपेक्षित कार्यभारों और उत्तरदायित्व को सामने लाते हों। दूसरा है इन पदों पर स्पष्ट वर्गों, श्रृंखलाओं, श्रेणियों और सेवाओं में वर्गीकरण। तीसरा है इस वर्गीकरण में राजनीतिक प्रकृति के पदों की बजाय सभी उच्चतर प्रशासनिक पदों को शामिल करना। चौथा है जहां तक संभव हो उच्चतर पदों को भरने के लिए अंदर से भर्ती के सिद्धांत को अपनाना। पांचवा है कर्मचारियों की पदोन्नति तय करने के लिए योग्यता सिद्धांत अपनाना। छठा है पदोन्नति के पात्र कर्मचारियों की सापेक्ष योग्यता के निर्धारण के लिए उपयुक्त उपायों की व्यवस्था करना। अब भारत में पदोन्नति देख लेते हैं कि प्रमोशन इन इंडिया में प्रमोशन का क्या सिस्टम है। भारत में पदोन्नति के संबंध में निम्नलिखित बिंदुओं का उल्लेख किया जा सकता है। पहला है प्रभावी सिद्धांत, वरिष्ठता के साथ योग्यता का है। केंद्रीय वेतन आयोगों सहित सभी सुधार समितियों तथा आयोगों ने पदोन्नति निर्धारण के लिए इसी सिद्धांत की सिफारिश की है। किस सिद्धांत की? प्रभावी सिद्धांत वरिष्ठता। पदोन्नति करने वाला प्राधिकारी संबद्ध विभाग का प्रमुख होता है, परंतु उच्चतर पदों पर पदोन्नतियां लोक सेवा आयोग की सलाह पर की जाती हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन की सलाह पर की जाती हैं। तीसरा है विभागीय स्तर की पदोन्नतियों हेतु प्रत्याशियों का चयन करने के लिए विभागीय पदोन्नति समितियां गठित की जाती हैं। अब चौथा है अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 में स्पष्ट किया गया है कि IAS, IPS और IFS के अधिकतम 33.5% वरिष्ठ पदों को राज्य सेवाओं में कार्यरत अधिकारियों से भरा जाए। इस प्रकार की पदोन्नतियां प्रत्येक राज्य में गठित चयन समिति की सिफारिश पर की जाती हैं। इस समिति की अध्यक्षता संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या इसके सदस्य करते हैं। UPSC के अध्यक्ष या इसके चेयरमैन या इसके कोई मेंबर, सीनियर मेंबर ही इसकी समिति की अध्यक्षता करते हैं और उन्हीं की रिकमेंडेशन पर अधिकारियों का प्रमोशन IAS के लिए किया जाता है संघ स्टेट सर्विसेज से। पांचवा है भारत के प्रशासनिक सुधार आयोग ने सिफारिश की है कि पदोन्नतियों के लिए गोपनीय रिपोर्ट की पद्धति के स्थान पर निष्पादन रिपोर्ट पद्धति लागू की जाए, यानी कि परफॉर्मेंस एग्जीक्यूशन सिस्टम, परफॉर्मेंस एग्जीक्यूशन मेथड लागू किया जाए। अब पदोन्नति के लिए कर्मचारियों को निम्न 5 श्रेणियों में रखा जाता है। पहला है असाधारण, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। दूसरा है बहुत अच्छा, वेरी गुड। तीसरी संतोषजनक, सेटिस्फैक्ट्री। चौथी है उदासीन, एपैथेटिक।
और पांचवी है बेकार, पुअर, यानी कि इसकी परफॉर्मेंस जिस बंदे की बिल्कुल पुअर होती है। पदोन्नति प्राप्त करके किए कर्मचारी को किसी भी उस प्राधिकारी द्वारा नहीं हटाया जा सकता है जो उसे पदोन्नत करने वाले प्राधिकारी के अधीनस्थ है। उसको किसी भी ऐसे अधिकारी द्वारा अगर किसी को प्रमोशन दिया जाता है तो विभाग के जिस प्रमुख द्वारा प्रमोशन दिया जाएगा उसके ठीक अधीनस्थ जो कर्मचारी है उसके द्वारा इसके प्रमोशन को कैंसिल नहीं किया जा सकता। भारत में वरिष्ठता का सिद्धांत सर्वप्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1669 में स्वीकार किया था। 1793 के चार्टर एक्ट ने इसे उचित घोषित किया। 1861 के ICS इंडियन सिविल सर्विसेज अधिनियम ने योग्यता सिद्धांत का भी अनुमोदन किया था। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। अब अगले लेक्चर में हम वेतन और सेवा शर्तें, पे स्केल एंड सर्विस कंडीशंस के बारे में देखेंगे। फिर उसके बाद संघ और प्रबंधन संबंध के बारे में हम चर्चा करेंगे। और जब हमारे ये सारे लेक्चर्स कवर हो जाएंगे तो फिर हम द हिंदू का एडिटोरियल एनालिसिस किया करेंगे, हिंदी में ट्रांसलेटेड। द हिंदू का ट्रांसलेटेड एडिटोरियल डिस्कशन होगा जो कि हिंदी में ही होगा और उसकी कंटेंट भी हिंदी में ही आपको प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही राज्यसभा टीवी के सारे डिबेट्स जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि हमारे चैनल स्पेशली यूपीएससी को फोकस करके ही बनाया गया है। तो स्टेट पीसीएस और स्पेशली यूपीएससी के सभी एग्जाम्स के लिए यहाँ आपको सारे कंटेंट हिंदी में अवेलेबल कराए जाएंगे। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। थैंक यू। हेलो एंड वेलकम टू उन्नति IAS। शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन के टॉपिक में हम कार्मिक प्रशासन की सीरीज़ देख रहे थे और कार्मिक प्रशासन की सीरीज़ में ये हमारा 5th लेक्चर है। इसमें हम अपने टॉपिक वेतन और सेवा शर्तें, पे स्केल एंड सर्विस कंडीशंस के बारे में बात करेंगे। इससे पहले के लेक्चर्स में हम कार्मिक प्रशासन, लोक प्रशासन में इसका क्या अर्थ है, क्या महत्व है, ये सारे पहले लेक्चर में देख चुके थे। दूसरे लेक्चर में हमने रिक्रूटमेंट के बारे में बात की थी। उसके बाद के लेक्चर्स में हमने ट्रेनिंग और प्रमोशन के बारे में देखा, डिटेल्स में सारा कवर किया था। आज के लेक्चर में हम वेतन और सेवा शर्तें देखेंगे। फिर हमारे 2 लेक्चर वित्तीय प्रशासन, 2 टॉपिक और विश्वविद्यालय प्रणाली में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, ये रह जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक से अपने वेतन और सेवा शर्तें, पे स्केल एंड सर्विस कंडीशंस। किसी सरकारी कर्मचारी की सेवा शर्तों में सम्मिलित है वेतन, भत्ते, सैलरी, अलावेंस, समय समय पर वेतन बढ़ोतरी, इंक्रीमेंट, अवकाश, पदोन्नति, सेवा काल या सेवा से निष्कासन, स्थानांतरण, प्रतिनियोजन, विभिन्न प्रकार के अधिकार, अनुशासनात्मक कार्यवाही, छुट्टियां, काम के घंटे तथा पेंशन, भविष्य निधि, उपदान जैसे सेवानिवृत्ति लाभ, ये सारे टॉपिक हम एक एक करके ये सारे डिटेल्स में देखेंगे कि निष्कासन, स्थानांतरण, पदोन्नति, अवकाश, इन सबको के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। इस प्रकार इनके अंतर्गत वर्गीकरण, भर्ती और प्रशिक्षण के अलावा कार्मिक प्रशासन का पूरा क्षेत्र आता है। अब वेतन से शुरू करते हैं। वेतन, इसे पारिश्रमिक, पगार या तनख्वाह भी कहते हैं। आधुनिक राज्य में लोक सेवकों की कार्य कुशलता के लिए उचित और पर्याप्त पारिश्रमिक व्यवस्था अत्यंत आवश्यक है, लेकिन लोक सेवकों के वेतनमानों के निर्धारण के लिए कोई एक सिद्धांत नहीं है। वास्तव में वेतनमानों को तय करते समय अनेक सिद्धांतों पर विचार किया जाता है, जैसे समान कार्य के लिए समान वेतन। लोक सेवकों के वेतनमान तय करने का यह सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। वेतन की दरें किसी व्यक्ति के प्रति पक्षपात पर आधारित नहीं होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में वेतनमान काम के लिए होने चाहिए, ना कि अलग अलग लोगों के लिए। जैसे कि पहले आपने सुना होगा कि बहुत से कॉरपोरेट्स में या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एक ही काम के लिए मेल और फीमेल को अलग अलग वेजेस दिए जाते हैं। तो समान कार्य के लिए समान वेतन, यानी इसमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। काम जितनी ऊंची कोटि का हो उसका पारिश्रमिक उतना ही ऊंचा और निम्न कोटि के काम से अधिक होना चाहिए। अगला है बाहरी रोजगार से अनुरूपता। सरकारी कर्मचारी के वेतनमान निजी क्षेत्र के वेतनमानों के उचित रूप से तुलनात्मक हों, अर्थात सरकारी कर्मचारी को वेतन उस दर से मिलना चाहिए जो उस परिस्थिति में बाहरी रोजगार से मेल खाते हों, अन्यथा समाज की प्रतिभा निजी क्षेत्र में चली जाएगी। यानी कि इसमें यह बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरी इतनी होनी चाहिए कि उसी पोस्ट पर या उसी काम के लिए कॉरपोरेट में या प्राइवेट सेक्टर में जितनी सैलरी मिलती हो उसी के कंपैरेटिवली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरी होनी चाहिए, वरना ये इसकी तरफ डिस्ट्रैक्ट होने लगेंगे। गवर्नमेंट सर्विसेज से लोग डिस्ट्रैक्ट होकर प्राइवेट की तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे। निर्वाह व्यय,
सरकारी कर्मचारियों के वेतन पर्याप्त और औचित्यपूर्ण होने चाहिए। उनका संबंध निर्वाह व्यय से होना चाहिए, परंतु निर्वाह व्यय सारे देश में एक समान नहीं होता है, अपितु ये एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में ज़्यादा या कम होता है। कर्मचारियों के वेतनमान तय करते समय ऐसी क्षेत्रीय विभिन्नताओं का ध्यान रखना आवश्यक है। निर्वाह व्यय में परिवर्तनों के साथ वेतनमानों को बदलना और समायोजित करना चाहिए। अगला है देश की आर्थिक स्थिति। सरकारी कर्मचारी की वेतन योजना देश की प्रति व्यक्ति आय से जुड़ी होनी चाहिए। सरकार की वित्तीय स्थिति देश की आर्थिक स्थिति पर निर्भर है। संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे विकसित देशों के लोगों की कर भुगतान क्षमता भारत, ब्राजील जैसे विकासशील देशों से कहीं अधिक है। स्पष्ट है कि विकासशील देशों की तुलना में विकसित देशों के लोक सेवकों के वेतनमान कहीं अधिक ऊंचे हैं। राज्य एक आदर्श नियोक्ता। सरकारी कर्मचारियों के वेतनमान निर्धारित करते समय एक अन्य सिद्धांत का भी ध्यान रखना आवश्यक है कि राज्य को एक आदर्श नियोक्ता की तरह व्यवहार करना चाहिए। ब्रिटिश लोक सेवा पर टामलिन रॉयल कमीशन 1929 से 31 ने आदर्श नियोक्ता शब्द की 3 भिन्न भिन्न व्याख्याओं का उल्लेख किया है। क्या है ये आदर्श नियोक्ता? पहला, आदर्श नियोक्ता वो है जो वेतन तथा अन्य सेवा शर्तों के मामले में समाज के दूसरे नियोक्ताओं से आगे है। यानी कि ज़्यादातर जो जॉब्स प्रोवाइड करनी चाहिए वो गवर्नमेंट सेक्टर को, यानी कि पब्लिक सेक्टर्स को प्रोवाइड करनी चाहिए। पब्लिक में समाज में राज्य को अग्रिम श्रेणी के नियोक्ताओं में से एक होना चाहिए। इसके लिए उसका सबसे आगे चलना जरूरी नहीं है। तीसरा, यह अपने कर्मचारियों के प्रति राज्य के उत्तरदायित्व पर ही जोर देता है, इसके परे किसी और पर नहीं। अतः राज्यों को चाहिए कि वो अपने कर्मचारियों के लिए ऐसे वेतनमान निर्धारित करें जो कि निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं के लिए आदर्श का काम करें। अगला है प्रभावशीलता बनाए रखना। सरकार को वेतनमानों का निर्धारण इस तरह करना चाहिए कि अपेक्षित योग्यताओं और क्षमता वाले कर्मचारी उसकी ओर आकर्षित हों और सरकारी सेवा में बने रहें। ब्रिटेन में राज्य कर्मचारियों के वेतन और सेवा शर्तों के बारे में एंडरसन कमेटी ने इसी सिद्धांत पर जोर दिया था। प्रभावशीलता का सिद्धांत किसने दिया है? एंडरसन कमेटी। इस कमेटी ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि कुशल कर्मचारियों को भर्ती करने और बनाए रखने के लिए सरकार को उतना वेतन देना चाहिए जितना आवश्यक है। भारत में इस सिद्धांत को एसलिंगटन आयोग 1912 ने न्यायोचित ठहराया। अगला है हमारा अन्य सिद्धांत। वेतनमान तय करने में निम्नलिखित बातों का भी ध्यान रखना आवश्यक है। पहला, सामाजिक सरोकार अर्थात उच्चतम और न्यूनतम वेतनों के बीच अंतर कम से कम होना चाहिए। दूसरा, सरकारी नीति जो राजनीतिक विचारधारा और इसके आचरण पर आधारित होती है। तीसरा है विधान, जैसे कि न्यूनतम वेतन अधिनियम यानी कि मिनिमम वेजेस एक्ट। मिनिमम वेजेस एक्ट के बारे में आपने सुना होगा। काम की जोखिमपूर्ण और खतरनाक प्रकृति, यानी कि जो काम ज़्यादा डेंजरस हैं उनकी सैलरी ज़्यादा होती है, जैसे कि आर्मी पर्सन्स की। डिफेंस में सैलरी ज़्यादा होती है। और जैसे कि आपने देखा होगा आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो में ACIO, उनकी सैलरी अपेक्षाकृत ज़्यादा होती है क्योंकि उनको सिक्योरिटी अलाउंस 20% एक्स्ट्रा दिया जाता है। पांचवा है कर्मचारी यूनियन जो सामूहिक सौदेबाजी के अपने सिद्धांत से सरकार पर दबाव डालती है। अगला है टॉपिक हमारा भत्ते, अलावेंसेस। वेतन के अतिरिक्त सरकारी कर्मचारी अनेक प्रकार के भत्तों के अधिकारी हैं। इनका विवरण निम्नलिखित है। महंगाई भत्ता, DA, इसे डियरनेस अलावेंस कहते हैं। यह कीमतों और निर्वाह व्यय में बढ़ोतरी की पूर्ति के लिए दिया जाता है। मकान किराया भत्ता, HRA, हाउस रेंट अलावेंस, ये शहरों में मकानों के बढ़ते हुए किरायों की प्रतिपूर्ति के लिए दिया जाता है। यह उन कर्मचारियों के अतिरिक्त सबको दिया जाता है जिनको सरकार की ओर से आवास मिले हुए हैं, यानी कि जिनको गवर्नमेंट क्वार्टर्स में दिए जाते हैं उनको ये मकान किराया भत्ता नहीं दिया जाता। इसका भुगतान मूल वेतन और कार्यस्थल के संदर्भ में किया जाता है। जैसे कि X क्लास सिटी होगी तो उसका वेतन, उसका मकान किराया भत्ता अलग होगा, Y क्लास सिटी का अलग, Z क्लास सिटी का अलग। इस तरह XYZ में सिटीज़ का क्लासिफिकेशन किया गया है। उसी के अनुसार मकान किराया भत्ता सरकारी कर्मचारियों को प्रोवाइड किया जाता है। फिर है नगर प्रतिपूर्ति भत्ता। ये बड़े शहरों में दैनिक जीवन आवश्यकताओं के लिए दिया जाता है, जहाँ छोटे शहरों और कस्बों के मुकाबले कीमतें अधिक होती हैं। यह भी मूल वेतन और काम के स्थान के संदर्भ में दिया जाता है। फिर है यात्रा भत्ता, ट्रैवलिंग अलावेंस। यह सरकारी काम में यात्रा में आने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए दिया जाता है। इसके लिए कर्मचारियों के वेतन के आधार पर उनको 6 प्रवर्गों यानी कि 6 श्रेणियों में बांटा गया है। दैनिक भत्ता, डेली अलावेंसेस, यह रहने, खाने तथा फुटकर खर्चों की पूर्ति के लिए दिया जाता है। अगला है हमारा वाहन भत्ता। यह उस कर्मचारी को दिया जाता है जिसे बहुत अधिक या अपने मुख्यालय से छोटी दूरी
के लिए यात्रा करना ज़रूरी होता है, लेकिन जिसके लिए वो यात्रा भत्ते का दावा नहीं कर सकता उसे वाहन भत्ता दिया जाता है। अवकाश यात्रा भत्ता, लीव ट्रेवलिंग अलाउंस, जो सरकारी कर्मचारी 1 वर्ष का सेवाकाल पूरा कर लेता है वो अवकाश यात्रा भत्ते का पात्र हो जाता है। यह उसे यानी कि उस सरकारी कर्मचारी तथा उसके परिवार वालों को 2 वर्ष में एक बार अपने गृह नगर जाने के लिए मिलता है, यानी कि अपने होम टाउन जाने के लिए विद फैमिली ये भत्ता दिया जाता है। इसके अलावा 4 वर्ष में गृह नगर जाने के लिए 2 में से 1 LTC के बदले वो भारत के किसी भी स्थान पर जाने के लिए भत्ता ले सकता है। यानी कि 4 वर्ष में अगर वो चाहे, अगर उसने पिछले 4 वर्ष में अवकाश यात्रा भत्ता नहीं लिया है तो 2 में से 1 के बदले, 2 LTC में से 1 के बदले वो पूरे भारत में कहीं घूमने जाने के लिए भी विद फैमिली यात्रा भत्ता ले सकता है। अगला है चिकित्सा भत्ता। सरकारी कर्मचारी अपने परिवार सहित निःशुल्क चिकित्सा पाने के अधिकारी हैं। वो जो भी खर्च करेगा उसकी प्रतिपूर्ति कर दी जाएगी। यह इलाज के लिए असाधारण खर्च की स्थिति में किया जाता है। फिर है बाल शिक्षा सहायता। इसके अंतर्गत सरकारी कर्मचारी को निम्न सुविधाएं प्राप्त हैं। पहला है बाल शिक्षा भत्ता, शिक्षण शुल्कों की प्रतिपूर्ति। तीसरा है छात्रावास आर्थिक सहायता। प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के लिए बाल भत्ते की दर 50 रुपये प्रति बालक है, जिसको 5वें वेतन आयोग ने 100 रुपये प्रति बालक करने की अनुशंसा की है। अगला है वर्दी भत्ता। वर्दी भत्ता अपने सरकारी काम करते समय पुलिस, चपरासी जैसे कर्मचारियों के वर्गों को विशेष वस्त्र पहनने होते हैं, उनको विशेष वर्दी भत्ता दिया जाता है। प्रतिपूरक भत्ता, इसमें निम्न भत्ते शामिल होते हैं: संयुक्त पर्वतीय प्रतिपूरक भत्ता, हानिकारक जलवायु भत्ता, आदिवासी क्षेत्र और दूरस्थ स्थान भत्ता, सीमा क्षेत्र, दुर्गम क्षेत्र, अशांत क्षेत्र भत्ता। अगला टॉपिक हमारा अवकाश लाभ, लीव बेनिफिट्स। सरकारी कर्मचारियों को अनेक अवकाश लाभ भी प्राप्त हैं, परंतु छुट्टी का दावा अधिकार के रूप में नहीं किया जा सकता। दूसरे शब्दों में छुट्टी स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी किसी की भी छुट्टी देने से इनकार कर सकता है और उसे वापस कर सकता है, लेकिन वो दे छुट्टी और जिसकी प्रार्थना की गई है, जिसकी एप्लीकेशन दी गई है, उस छुट्टी को कर्मचारी की प्रार्थना के सिवाय बदल नहीं सकता। इसके अलावा राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना किसी भी प्रकार की छुट्टी लगातार 5 साल से अधिक के लिए नहीं दी जा सकती हैं। अब विभिन्न प्रकार की छुट्टियों का स्पष्टीकरण। आकस्मिक छुट्टियां। आकस्मिक छुट्टियां मूलतया यह अप्रत्याशित ज़रूरतों को पूरा करने के लिए थोड़े समय के लिए दी जाती है। आकस्मिक छुट्टी पर गए कर्मचारी को ड्यूटी से अनुपस्थित नहीं माना जाता। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये स्टेटमेंट वाइज देकर भी पूछे जा सकते हैं इस तरह के स्टेटमेंट कि कौन सा सही है कौन सा गलत। उसका वेतन रोका नहीं जाता है। इसकी विशेष आकस्मिक छुट्टी के अतिरिक्त किसी दूसरे प्रकार की छुट्टी से नहीं जोड़ा जा सकता। इस छुट्टी को किसी दूसरी छुट्टी से जोड़ा नहीं जा सकता है, या मर्ज नहीं करी जा सकती किसी और छुट्टी के साथ। अर्जित छुट्टी, इसको विशेषाधिकार छुट्टी भी कहा जाता है। यह कर्मचारी को कुछ समय के लिए विश्राम करने के उद्देश्य से दी जाती है। कर्मचारी के छुट्टी खाते में अर्जित छुट्टी को पहले से जमा किया जाता है, जो प्रत्येक कैलेंडर वर्ष की 1 जनवरी से 1 जुलाई तक 15-15 दिन की 2 किश्तों में होती है। सेवानिवृत्ति के लिए तैयारी की छुट्टी के मामले में अर्जित छुट्टी 180 दिन के लिए, अन्यथा एक बार में 120 दिन के लिए ली जा सकती है। अगली हमारे अर्धवेतन छुट्टी। ये छुट्टी उस समय भी विकल्प के रूप में दी जाती है जब अर्जित छुट्टी जमा होती है। यह या तो मेडिकल प्रमाण पत्र पर दी जाती है, मेडिकल लीव पर दी जाती है, या निजी मामलों पर। इसलिए इसे बीमारी की या निजी मामलों की छुट्टी भी कहा जाता है। निजी मामलों की छुट्टी भी कहा जाता है। अध्ययन छुट्टी, स्टडी लीव, यह उस कर्मचारी की स्वीकृत की जाती है जो उच्चतर सेवा का कोई विशेष कोर्स कर रहा होता है, या ऐसा विशेषज्ञ व्यावसायिक या तकनीकी प्रशिक्षण ले रहा हो जिसका उसके कार्यभार से प्रत्यक्ष एवं निकट का रिश्ता हो, या जो लोक सेवक के रूप में उसकी सोच को व्यापक बनाने तथा क्षमता को बढ़ाने में सहायक होता है। इस छुट्टी का पात्र वो होता है जिसने कम से कम 5 साल का सेवाकाल पूरा कर लिया हो। अगली है प्रसूति छुट्टी, मैटरनिटी लीव। यह उन विवाहित या अविवाहित महिला कर्मचारियों को दी जाती है जिनके 2 से कम जीवित बच्चे होते हैं। इसमें पूरा वेतन दिया जाता है और इसे हर प्रकार की छुट्टी से जोड़ा जा सकता है। सभी वेतन वृद्धियां तथा पेंशन के लिए इसे सेवा में गिना जाता है। पैतृत्व छुट्टी, पैटर्निटी लीव, ये ऐसे पुरुष सरकारी सेवकों को उनकी पत्नी के प्रसव के दौरान 15 दिन के लिए दी जाती है जिनके जीवित बच्चे 2 से कम होते हैं।
इसमें पूरा वेतन दिया जाता है और इसको किसी भी अन्य प्रकार की छुट्टी के साथ जोड़ा जा सकता है। अगली है असाधारण छुट्टी। यह तब दी जाती है जब कोई और छुट्टी स्वीकार्य ना हो या कर्मचारी विशेष रूप से जब किसी छुट्टी की प्रार्थना करता है। स्थायी अधिकारियों के मामले में यह 5 वर्ष से अधिक की नहीं दी जा सकती, 5 वर्ष से अधिक की नहीं दी जा सकती, परंतु वो किसी सवैतनिक छुट्टी का अधिकार नहीं होता है, यानी कि इसमें किसी तरह का वेतन नहीं मिलेगा। अन्य छुट्टियां, उपरोक्त छुट्टियों के अतिरिक्त सरकारी कर्मचारी परिवर्तित छुट्टी, विशेष अपंगता छुट्टी, चिकित्सालय छुट्टी, विशेष आकस्मिक छुट्टियों के भी अधिकारी हैं। अगला है हमारा सेवानिवृत्ति लाभ, रिटायरमेंट बेनिफिट्स। ये भी इसी का ही पार्ट है। सेवानिवृत्ति लाभ के लिए धन जुटाने के निम्न 3 उपाय हैं। पहला, अंशदायी पद्धति में कर्मचारियों का योगदान पूरा होता है, जिसमें वेतन कटौतियों के द्वारा किया जाता है। दूसरा, आंशिक अंशदान पद्धति, इसमें सेवानिवृत्ति लाभ की लागत में कर्मचारी और सरकार दोनों भागीदार होते हैं। तीसरी है गैर अंशदायी पद्धति, इसमें सेवानिवृत्ति लाभों की लागत केवल सरकार उठाती है। अब भारत में सेवानिवृत्ति के लाभों के निम्नलिखित रूप प्रचलन में हैं। पहला, पेंशन। यह सेवानिवृत्ति सरकारी कर्मचारी को उसके शेष जीवन काल तक हर माह मिलने वाली धनराशि है। सभी मामलों में इसका परिकलन संपूर्ण औसत पारिश्रमिक के 50% के रूप में किया जाता है, परंतु यह न्यूनतम 1275 रुपये प्रतिमाह तथा सरकारी वेतन का अधिकतम 50% होनी चाहिए। दूसरी विभिन्न प्रकार की पेंशनें निम्न है। अधिवार्षिता पेंशन, यह उस सरकारी कर्मचारी को दी जाती है जो अधिवार्षिता की निश्चित अवधि अर्थात 58 से 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद सेवानिवृत्त हुआ है। दूसरी सेवानिवृत्ति पेंशन, ये उस कर्मचारी को दी जाती है जो सेवा की निश्चित अवधि को पूरा करने के पश्चात अधिवार्षित की आयु पूरी होने से पूर्व सेवानिवृत्त हुआ है। तीसरी है असमर्थता पेंशन, ये उस सरकारी कर्मचारी को दी जाती है जो शारीरिक या मानसिक दुर्बलता के कारण सेवानिवृत्त हुआ हो और जिसके कारण सेवा करने के लिए वो स्थायी रूप से असमर्थ हो गया हो। इस तरह की पेंशन ज़्यादातर आर्मी डिफेंस में दी जाती है, क्योंकि डिफेंस में किसी तरह की दुर्घटना होने पर अगर कोई कर्मचारी स्थायी रूप से डिसेबल हो जाता है तो उसे रिटायरमेंट के बाद ये पेंशन दी जाती है, रिटायर कर दिया जाता है और इस तरह की पेंशन प्रोवाइड की जाती है। चौथी है क्षतिपूर्ति पेंशन, ये उस सरकारी कर्मचारी को दी जाती है जिसका स्थायी पद समाप्त हो गया और उसी पद स्थिति के वैकल्पिक रोजगार का प्रबंध संभव नहीं है या निचले पद का प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं हो। अगला है अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन, ये उस सरकारी कर्मचारी को दी जाती है जिसे दंड के रूप में सेवा से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया गया हो। अनिवार्य सेवा जैसे कंपलसरी रिटायरमेंट जो होता है। अगला है हमारा अनुकंपा भत्ता, ये उस सरकारी कर्मचारी को दिया जाता है जिसको बुरे आचरण के लिए सेवा से हटा दिया गया हो या निकाल दिया गया हो। इसको भी पेंशन माना जाता है, परंतु ये धनराशि उस धनराशि की 2/3 से अधिक स्वीकार्य नहीं होती जो उसे क्षतिपूर्ति पेंशन के रूप में सेवानिवृत्ति के बाद मिलती है। यानी कि अनुकंपा भत्ता मैक्सिमम उतना 2/3 दिया जा सकता है जो उस कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद जितना धनराशि मिलनी थी उसका सिर्फ 2/3 ही, मैक्सिमम 2/3 ही दिया जा सकता है। अगला है हमारा क्षति पेंशन, ये उस सरकारी कर्मचारी को दी जाती है जिसको सरकारी कार्य के दौरान शारीरिक या मानसिक क्षति पहुंची है। इसको असमर्थता पेंशन भी कहा जाता है। अगला है परिवार पेंशन, ये उस सरकारी कर्मचारी के परिवार को दी जाती है जिसकी सेवा काल में या सेवानिवृत्ति के बाद मृत्यु हो गई है। इसकी गणना कर्मचारी द्वारा लिए गए अंतिम वेतन या सरकार में अधिकतम वेतन के 30% के समान दर पर दी जाती है। अगला है भविष्य निधि, प्रोविडेंट फंड, ये सेवानिवृत्ति लाभ का एक अन्य रूप है जो कर्मचारी को एक साथ एक मुश्त दिया जाता है। सेवानिवृत्ति लाभ की इस आंशिक रूप से अंशदायी पद्धति में कर्मचारी और सरकार दोनों का योगदान होता है। अगला है उपदान, जिसे ग्रेच्युटी कहते हैं। कर्मचारी को उपदान एक मुश्त अदा किया जाता है। यह तरह तरह की होती है, जैसे सेवा उपदान, सर्विस ग्रेच्युटी, सेवानिवृत्ति उपदान, रिटायरमेंट ग्रेच्युटी, मृत्यु उपदान, डेथ ग्रेच्युटी। छुट्टी भुनाना, जिसे लीव इनकैशमेंट कहते हैं। सेवानिवृत्त कर्मचारी अपनी संचित या अर्जित छुट्टियों को सेवानिवृत्ति होने के 300 दिन तक के लिए भुना सकता है, यानी कि इतनी दिन की सैलरी ले सकता है। अतः कर्मचारी को उसके अंतिम वेतन के बराबर धनराशि एक मुश्त दी जाती है। यानी कि अगर उसकी 300 लीव्स हैं तो वो रिटायरमेंट के टाइम पे जो उसकी सैलरी है उसी के अकॉर्डिंग उसको 300 दिन की सैलरी प्रोवाइड
की जाती है। बीमा लाभ, इंश्योरेंस बेनिफिट, केंद्रीय सरकारी कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना 1980 में सेवा के दौरान कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर 2 गुने लाभ वाली कम कीमत की अंशदायी बीमा सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त सेवानिवृत्ति पर उसके संसाधनों को बढ़ाने के लिए एक मुश्त भुगतान करने की भी व्यवस्था है। अगला है लोक सेवकों के अधिकार, राइट्स ऑफ सिविल सर्विसेज। संगठन का अधिकार, भारत के संविधान की धारा 19 सभी नागरिकों को भाषण, अभिव्यक्ति, सभा और संगठन का अधिकार प्रदान करती है, परंतु राज्य को यह भी अधिकार है कि राष्ट्रीय हित में वो इन अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। इसके अधिकार संविधान की धारा 309 विधायिका को सार्वजनिक सेवाओं और पद पर नियुक्त लोगों की भर्ती और उनकी सेवा शर्तों को नियंत्रित करने का अधिकार देती है। अतः लोक सेवक किसी ऐसे संगठन के सदस्य नहीं बन सकते हैं जिसको सरकार की मान्यता प्राप्त नहीं है। जो भी ऑर्गेनाइजेशन सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, सरकार द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है, अतः ऐसे संगठनों का सदस्य बनना लोक सेवकों के लिए एक अनुशासनात्मक अपराध है। सरकार केवल निम्न शर्तों को पूरा करने वाले संगठन को ही मान्यता देती है। जो संगठन इन 4 शर्तों को पूरा करते हैं उन्हीं को ही रिकॉग्निशन मिलता है, यानी कि उन्हीं का ही रजिस्ट्रेशन सरकार द्वारा किया जाता है। पहला, ऐसा संगठन जिसके सदस्य केवल सरकारी कर्मचारी हों, उसमें कोई किसी तरह का बाहरी व्यक्ति सदस्य नहीं हो सकता। संगठन की कार्यकारिणी का गठन केवल इसके सदस्यों के बीच से ही हो। तीसरा, राजनीतिक तौर पर निष्पक्ष हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ उसका को लेकर बायस्ड ना हो। चौथा, व्यक्तिगत मामलों को नहीं उठाए, यानी कि वो एक सामूहिक मामलों को ही उठा सकती है। हड़ताल का अधिकार, ब्रिटेन की तरह भारत में भी लोक सेवकों की हड़ताल पर रोक का कोई कानून नहीं है, परंतु आचरण संबंधी नियम लोक सेवकों को किसी भी हड़ताल में भाग लेने से रोकते हैं। अतः लोक सेवकों की हड़ताल एक अनुशासनात्मक अपराध है। राजनीतिक अधिकार, संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह भारत ने भी लोक सेवकों के राजनीतिक अधिकारों पर कड़े प्रतिबंध लगा रखे हैं। इन नियमों के अनुसार सक्रिय राजनीति में भाग नहीं लेना चाहिए लोक सेवक को, किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं होना चाहिए, पद पर रहते हुए कोई भी लोक सेवक किसी राजनीतिक दल पर शामिल नहीं हो सकता, उसे पहले रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। किसी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार नहीं करना चाहिए, लोकसभा या विधानसभा के चुनाव नहीं लड़ने चाहिए। ये सारी कंडीशंस पद पर रहते हुए है। अगर रेजिग्नेशन देते हैं तो वो ये सब काम कर सकते हैं। अनुशासनिक कार्यवाही, डिसिप्लिनरी एक्शन, यह कार्यवाही उस लोक सेवक के विरुद्ध की जाती है जिसने अपने कार्य के दौरान आचरण संबंधी नियमों का उल्लंघन किया है। भारत में आचरण संबंधी नियम निम्न है। पहला है अखिल भारतीय सेवा आचरण नियम 1954, केंद्रीय लोक सेवा आचरण नियम 1955, रेलवे सेवा आचरण नियम 1956। इनमें से अगर किसी अधिनियम का उल्लंघन किया है तो ही उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है। फिर विधिवत कार्यवाही में छोटे तथा बड़े दंड देना शामिल है। छोटे दंड, नियंत्रण, सेंसर या डांट फटकार, सिर्फ डांट कर ही छोड़ देना, वेतन वृद्धि रोकना, इंक्रीमेंट रोक देना, पदोन्नति रोकना, प्रमोशन रोक देना ऐसे लोक सेवक का। आर्थिक नुकसान की वसूली, किसी तरह का आर्थिक नुकसान हुआ है, गवर्नमेंट या पब्लिक का किसी तरह का नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई कर लेना। फिर बड़े दंड हैं, पहला है स्तर या पद घटाना, उसका डिमोशन करना, ऐसे लोक सेवक को डिमोट कर देना। अनिवार्य सेवानिवृत्ति, कंपलसरी रिटायरमेंट देना, ऐसे लोक सेवक को कंपलसरी रिटायरमेंट दे देना। सेवा से निष्कासित कर देना, निकाल देना। सेवा से पदच्युत करना, यानी कि पहला है सेवा से निष्कासन और दूसरा पदच्युत कर देना। निष्कासन और पदच्युत में अंतर यह है कि निष्कासन वाली स्थिति कर्मचारी को भावी नौकरी यानी कि भविष्य की नौकरी के लिए अयोग्य नहीं बनाती है, यानी कि वो भविष्य में अगली किसी नौकरी में अप्लाई करके उसे हासिल कर सकता है। जबकि पदच्युत की स्थिति में कर्मचारी भावी रोजगार के अयोग्य हो जाता है, यानी कि उसका कैरेक्टर पुअर हो जाता है और उसे किसी भी सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। अनुशासनिक कार्यवाही के विभिन्न चरण निम्न हैं। पहला, जिस कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही शुरू की गई है उससे स्पष्टीकरण मांगना। दूसरा, यदि स्पष्टीकरण संतोषप्रद नहीं हो तो आरोप तय करना। तीसरा, कर्मचारी को सेवा से निलंबित करना। आरोपी की सुनवाई और कर्मचारी को अपने बचाव का अवसर देना। अगला है निष्कर्ष और रिपोर्ट बनाना। अगला है प्रस्तावित दंड के बारे में कर्मचारी को अपने बचाव का दूसरा अवसर देना। फिर
सातवां है लास्ट में दंड का आदेश देना। फिर एक और है इसमें पॉइंट, अगर वो कोई अपील करता है तो उसकी अपील पर सुनवाई करना, अपील करना, अपील पर सुनवाई करना। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम जो हमारा बचा हुआ टॉपिक है इसका संघ और प्रबंधन संबंध, इसको देखेंगे। तो उसके बाद फिर हमारा वित्तीय प्रशासन और आईसीटी इन यूनिवर्सिटी सिस्टम्स, ये 2 टॉपिक रह जाएंगे, वो हम बाद के लेक्चर्स में कवर कर लेंगे। और उसके बाद फिर हम जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चंस मॉक टेस्ट लगाएंगे। ओके, थैंक यू। हेलो एंड वेलकम टू उन्नति आईएएस। शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन के सिलेबस में हम कार्मिक प्रशासन के टॉपिक को देख रहे थे। कार्मिक प्रशासन में आज हम संघ और प्रबंधन संबंध अपने इस लास्ट टॉपिक की बात करेंगे। और आज ये हमारा कार्मिक प्रशासन का लास्ट और छठा लेक्चर है। इससे पहले के 5 लेक्चर्स में हम कार्मिक प्रशासन के बाकी टॉपिक भर्ती, प्रशिक्षण, ट्रेनिंग, पदोन्नति, प्रमोशन, वेतन और सेवा शर्तें, पे स्केल एंड सर्विस कंडीशन, इन चारों टॉपिक्स को डिटेल में देख चुके हैं। आज ये हमारा छठा और लास्ट लेक्चर है कार्मिक प्रशासन का। इसके बाद के लेक्चर में हम वित्तीय प्रशासन और विश्वविद्यालय प्रणाली में सूचना संचार प्रौद्योगिकी, ये हमारे 2 टॉपिक रह जाएंगे। इसको हम आने वाले 7 से 8 लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। ये टॉपिक वित्तीय प्रशासन थोड़ा बड़ा है, इसमें 5-6 लेक्चर हो सकते हैं, बाकी इसको हम 2-3 लेक्चर में ही कवर कर लेंगे। आईसीटी इन यूनिवर्सिटी सिस्टम। तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक से। संघ और प्रबंधन संबंध, यूनियन मैनेजमेंट रिलेशनशिप। सरकारी तंत्र को सुचारू रूप से कुशलता के साथ चलाने के लिए राजनीतिक कार्यपालिका और लोक सेवक के बीच यथोचित और सद्भावपूर्ण संबंधों का भारी महत्व है। राजनीतिक कार्यपालिका अपनी शक्ति समय समय पर होने वाले चुनावों की प्रक्रिया के द्वारा जनता से प्राप्त करती है और संवैधानिक स्थिति के कारण उसका प्रयोग करती है। दूसरी ओर लोक सेवक का चयन उसकी योग्यता के आधार पर होता है और उसको अपनी शक्ति प्रशासनिक पदों एवं तकनीकी विशेषज्ञता दोनों से प्राप्त होती है। जनता की प्रभुसत्ता के सिद्धांत पर आधारित जनतांत्रिक सरकार में लोक सेवक जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली राजनीतिक कार्यपालिका के अधीन होते हैं। यानी कि लोक सेवक किसके अधीन होते हैं? पब्लिक सर्वेंट, पॉलिटिशियंस के अधीन होते हैं। जो पॉलिटिशियंस रिप्रेजेंटेशन करते हैं पब्लिक का, उनके अधीन होते हैं। पीटर सेल्फ के अनुसार राजनीतिक कार्यकारियों और लोक सेवकों के बीच परस्पर क्रिया कुछ विशेष रूपों में होती है। यह रूप भागीदारी के 2 समूहों की विशिष्ट शैलियों तथा हितों का परिणाम होते हैं। उन्होंने दोनों के बीच, पीटर सेल्फ ने दोनों के बीच परस्पर क्रिया के 4 क्षेत्र बताए हैं। पहला है नीति निर्माण का क्षेत्र, दूसरा है हितों की मध्यस्थता, तीसरा है व्यक्तिगत और स्थानीय दावों का उपचार, और लास्ट चौथा है राजनीतिक उत्तरदायित्व तथा प्रशासनिक विवेक के बीच संतुलन। अब राजनीतिक कार्यपालिका और लोक सेवक के परस्पर संबंध तटस्थता, न्यूट्रलिटी और अनामिकता, एनोनिमिटी के 2 सिद्धांतों से नियंत्रित होते हैं। तो पहला हम देखते हैं तटस्थता, न्यूट्रलिटी। इसका अर्थ है राजनीतिक निष्पक्षता, यानी कि पॉलिटिकल अनबायस्डनेस, या लोक सेवा की गैर राजनीतिक प्रकृति। पब्लिक सर्वेंट किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में ना हो, यानी कि पॉलिटिकल किसी पार्टी या पॉलिटिशियंस के किसी फेवर में ना हो। अर्थात लोक सेवकों को गैर राजनीतिक रहकर और विभिन्न सत्ताधारी सरकारों के बिना स्वतंत्र और स्पष्ट सलाह देनी चाहिए। लोक सेवकों को वस्तुनिष्ठ, शांत, अराजनीतिक और निष्पक्ष व व्यावसायिक प्रशासक होना चाहिए, जो अपना काम कुशलता, ईमानदारी, निष्ठा, निपुणता और समर्पण के साथ करता हो। अगला है मोहित भट्टाचार्य के अनुसार तटस्थता का अर्थ एक प्रकार का राजनीतिक बाध्यकरण, ये बाध्यकरण में स्पेलिंग गलत है, बाध्यकरण था, अर्थात राजनीति के प्रवाह में परिवर्तनों से नौकरशाही का अप्रभावित रहना। राजनीतिक नेतृत्व में परिवर्तन हो सकते हैं, लेकिन स्वयं को समय की राजनीति से अलग रखते हुए नौकरशाह राजनीतिक मालिक को बिना चूके तकनीकी सलाह देता रहेगा। यानी कि कोई सी भी पार्टी सत्ता में हो, ब्यूरोक्रेट्स नहीं बदलते हैं। ब्यूरोक्रेट्स का एक टाइम पीरियड होता है निश्चित, ये उसके बाद ही रिटायर होते हैं। तो इनको किसी भी पार्टी को लेकर बायस नहीं होना है,
होना चाहिए और इन्हें समय समय पर तकनीकी और जनहित में, पब्लिक इंटरेस्ट में सलाह देना चाहिए पॉलिटिशियंस को। आर बी जैन के अनुसार राजनीतिक तटस्थता का अर्थ केवल राजनीतिक गतिविधियों या लोक सेवा के किसी सदस्य की ओर से राजनीतिक पूर्वाग्रह की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि ये भी है कि सरकार का राजनीतिक रूप रंग कुछ भी हो, नौकरशाही सरकार की इच्छा के अनुसार ही चलेगी। आर बी जैन थोड़ा इनका मोहित भट्टाचार्य का के आर्गुमेंट्स तर्क को के अगेंस्ट जाते हुए कहते हैं कि नौकरशाही का मकसद ही यही है कि किसी की जिसकी पार्टी होगी पॉलिटिशियंस को उनके अनुसार ही काम करना है। ग्रेट ब्रिटेन में तटस्थता की अवधारणा। लोक सेवा की तटस्थता अवधारणा एक परंपरा है जिसका विकास ब्रिटेन में हुआ। वास्तव में तटस्थता का विचार ब्रिटिश लोक सेवा की कार्य पद्धति का लगभग दूसरा नाम बन गया है। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री अर्ल एटली ने इसे जनतंत्र का सबसे शक्तिशाली दुर्ग माना था। लोक सेवा में तटस्थता की इस परंपरागत अवधारणा की नींव लोक सेवकों की राजनीतिक गतिविधियों पर गठित मास्टरमैन कमेटी की रिपोर्ट 1949 में रखी गई थी। जो मैंने हाईलाइट कर रखा है वो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे आपको रट लेना है। इस रिपोर्ट में कहा गया था ब्रिटिश प्रशासक की जिस विशिष्टता को मान्यता मिली है और एक विशेष गुण के रूप में जिसकी प्रशंसा की गई है वह उसकी राजनीतिक निष्पक्षता और अपने सार्वजनिक पथ पर राजनीतिक पूर्वाग्रह से मुक्त उसका मस्तिष्क है। एस लाल ने तटस्थता की ब्रिटिश अवधारणा के घटकों की निम्न सूचना दी है। पहली, सभी राजनीतिक पूर्वाग्रहों से लोक सेवकों की मुक्ति से में जनता का विश्वास। दूसरा, चाहे कोई भी राजनीतिक दल सत्ता में क्यों ना हो, लोक सेवकों से निष्ठावान सेवा प्राप्त करने के मामले में मंत्री का विश्वास। तीसरा है कर्मचारियों का ऊंचा मनोबल जो कि इस विश्वास पर आधारित है कि पदोन्नतियां या अन्य पुरस्कार राजनीतिक कारणों या पक्षपातपूर्ण गतिविधियों से नहीं बल्कि योग्यता से हासिल होते हैं। मास्टरमैन कमेटी ने कहा था कि राजनीतिक निष्पक्षता की वर्तमान परंपरा में कोई कमजोरी राजनीतिक लोक सेवा के निर्माण की ओर पहला कदम होगी। इस तरह की व्यवस्था जनहित और लंबे समय में स्वयं लोक सेवा के विरुद्ध होगी। संयुक्त राज्य अमेरिका में तटस्थता की अवधारणा। अमेरिका में लोक सेवा की तटस्थता के विचार को हूवर आयोग ने निम्न प्रकार से सामने रखा। पहला, लोक सेवाओं को सभी राजनीतिक गतिविधियों से दूर रहना चाहिए और राजनीति के मामले में अपनी तटस्थता को सुरक्षित रखना चाहिए। इसका अर्थ है कि उनको प्रशासन की उन नीतियों के प्रति भावनात्मक लगाव से बचना चाहिए जिनको ना तो वे स्वीकार कर सकते हैं और ना ही बदल सकते हैं। उनको नए नेताओं के साथ मेल मिलाप से काम करना चाहिए। तीसरा, वरिष्ठ लोक सेवक आवश्यक रूप से उन राजनीतिक गतिविधियों से अलग रहेंगे जो निष्पक्ष रूप से सरकारी काम करने की उनकी क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है या उनको व्यक्तिगत रूप से किसी राजनीतिक पार्टी या उसकी नीतियों के निकट लाती है। अगला है चौथा, लोक सेवक को प्रेस में कोई भी सार्वजनिक या निजी वक्तव्य नहीं देने चाहिए सिवाय उनके जिनकी प्रकृति औपचारिक हो। उसे राजनीतिक या विवादास्पद सार्वजनिक भाषण नहीं देने चाहिए। अब राजनीतिक नौकरशाही, द पॉलिटिसाइज्ड ब्यूरोक्रेसी। तटस्थ नौकरशाही की अवधारणा के कमजोर तथा अप्रभावित हो जाने के फलस्वरूप राजनीतिक नौकरशाही की मांग बढ़ गई। ओपी द्विवेदी और आर बी जैन ने राजनीतिकृत नौकरशाही की व्याख्या करते हुए कहा है कि यह एक ऐसी नौकरशाही है जो किसी न किसी सीमा तक चेतन या अचेतन रूप से मुख्य धारा के राजनीतिक दल या दलों से जुड़ी या उनसे प्रभावित होती या प्रभावित करती है। यानी कि ये दोनों विचारक ओपी द्विवेदी और आर पी जैन कहते हैं कि ब्यूरोक्रेट्स कहीं ना कहीं सत्ताधारी पार्टी से प्रभावित होते हैं या उनसे प्रभावित होने की कोशिश करते हैं, उनसे जुड़े होते हैं, चाहे ऐसे दल सत्ता में हो या विरोध में। द्विवेदी और जैन ने नौकरशाही के राजनीतिकरण की सीमा के अनुसार इनको निम्न 4 वर्गों में बांटा है। पहला, अराजनीतिक नौकरशाही तटस्थ नौकरशाही के समान है जिसमें वो राजनीतिक गतिविधि में शामिल नहीं होती और गैर राजनीतिक बनी रहती है। अर्ध राजनीतिक नौकरशाही राजनीतिक कार्यपालिका के प्रभाव में रहती है और दलीय नीतियों के आधार पर काम करती है। कार्मिक प्रशासन के मामलों में दल का हस्तक्षेप सीमित होता है। प्रतिबद्ध नौकरशाही सत्ताधारी राजनीतिक दल की नीतियों और कार्यक्रम के प्रति प्रतिबद्ध होती है। राजनीतिक गतिविधियों में लोक सेवक बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। कार्मिक प्रशासन के भर्ती, स्थानांतरण, पदोन्नति जैसे मामलों में दल का हस्तक्षेप बहुत अधिक होता है। अगला है पूर्णतया राजनीतिक नौकरशाही स्वयं को शासक दल की विचारधारा के साथ जोड़ती है और इसके हितों की सेवा करती है।
यह पूर्व सोवियत संघ जैसे एक दलीय सर्वसत्तावादी राज्यों में होती है। कार्मिक प्रशासन के मामलों में दल का असीमित और पूर्ण दखल होता है। वास्तव में राज्य नौकरशाही और दलीय नौकरशाही के ढांचे एक दूसरे पर अधिव्याप्त रहते हैं। अनामिकता, एनोनिमिटी। अनामिकता का अर्थ है कि लोक सेवक को दोष या प्रशंसा की परवाह किए बिना पर्दे के पीछे से काम करते रहना चाहिए। किसी भी तरह के उसको एप्रिसिएशन या डिप्रिसिएशन के बिना उसको अपना सारे कामों को अंजाम देते रहना चाहिए। मोहित भट्टाचार्य के अनुसार अनामिकता का अर्थ है कि लोक सेवक को राजनीतिज्ञों को केवल पीछे से सलाह देगा और राजनीति के उन्माद के सामने आने से बचा रहेगा। अनामिकता का मानदंड अपेक्षा करता है कि मंत्री के अधीन कार्यरत लोक सेवक के कार्यों का जवाब संसद में मंत्री को देना है और इस प्रकार सांसदों की आलोचना से उसका बचाव करना है। इसका अर्थ है कि उसके अधीन काम कर रहे लोक सेवकों के सभी सही गलत कार्यों की पूरी जिम्मेदारी मंत्री की होती है। मंत्री अपना मंत्रालय या विभाग चलाता है और उसकी गतिविधियों के लिए वो राजनीतिक तौर पर उत्तरदायी है। उसका मुख्य सरोकार नीति से है और नीति संबंधी निर्णयों पर वो अपने सचिव से सलाह लेता है। कार्य पद्धति का निर्धारण मंत्री करता है। नीति के अच्छे और बुरे परिणामों के लिए संसद में जवाबदेह केवल मंत्री होता है, ना कि सचिव, यानी कि ब्यूरोक्रेट्स उसके लिए जवाबदेह नहीं होते हैं। अतः अनामिकता का मानदंड मंत्रीय उत्तरदायित्व का प्रतिरूप है, अर्थात अनामिकता का सिद्धांत मंत्रीय उत्तरदायित्व के साथ साथ चलता है। भारत और ब्रिटेन ने सरकार की संसदीय प्रणाली को अपनाया है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सिस्टम है इंडिया और ब्रिटेन में। इसका आधारभूत सिद्धांत सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत है, यानी कि मंत्रिपरिषद, आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, लोकसभा के प्रति, तो सामूहिक उत्तरदायित्व होता है लोकसभा के प्रति मंत्रियों का। यह सिद्धांत कहता है कि अपने कार्यों और नीतियों के लिए कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होगी। अतः मंत्रालय या विभाग के प्रत्येक गलत या सही कार्यों के लिए मंत्री को संसद में उत्तर देना होगा और अपने अधीन काम कर रहे लोक सेवक को संसद में की आलोचना से बचाना होगा। अनामिकता का सिद्धांत लोक सेवक को कानूनी या उचित कार्यों के मामले में लागू होता है, गैर कानूनी और अनुचित कार्यों के संबंध में नहीं। दूसरे शब्दों में मंत्री को उस लोक सेवक का बचाव करना पड़ता है जिसने उसके निश्चित आदेशों को लागू किया है या मंत्री द्वारा अपनाई गई नीति के अनुसार कार्य किया है। लेकिन मंत्री के लिए ऐसे लोक सेवकों के कार्यों का उत्तर देना जरूरी नहीं जो अपने निजी स्वार्थों के लिए सत्ता के दुरुपयोग का या आपराधिक कार्यों या अन्य अनुचित या गैर कानूनी कार्यों का दोषी हो। इन तमाम मामलों में लोक सेवक व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है और कानून के अंतर्गत उसे दोषी घोषित किया जा सकता है। अब लोक सेवा अनामिकता के मानदंड से शासित होती है, अतः ये संसद के प्रति नहीं बल्कि राजनीतिक कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह है। इसलिए मंत्री जोर देता है कि लोक सेवक की जवाबदेही उसके प्रति होगी। तटस्थता सिद्धांत की तरह आज के दौर में अनामिकता सिद्धांत को भी खंडित कर दिया गया है। भारत में लोक सेवकों के कार्यकलापों के लिए मंत्री के उत्तरदायित्व का प्रश्न सर्वप्रथम 1957 में मूंधड़ा कांड में सामने आया। इस मामले में राष्ट्रीयकृत जीवन बीमा निगम के 125 करोड़ रुपए एक निजी प्रतिष्ठान में शेयर खरीदने में खर्च कर दिए गए। जब ये मामला चिंता का विषय बन गया तो तत्कालीन वित्त मंत्री टी कृष्णमाचारी और प्रधान वित्त सचिव HM पटेल ने एक दूसरे पर दोषारोपण किए। परिणाम स्वरूप 1958 में MC छांगला की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया गया। इस रिपोर्ट में आयोग ने निर्णय दिया कि संवैधानिक रूप से मंत्री के सचिव द्वारा किए गए कार्यों के लिए मंत्री उत्तरदायी है, क्योंकि मंत्री के ही ऑर्डर पर कोई भी सचिव या कोई भी ब्यूरोक्रेट किसी तरह की नीति निर्माण करता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अब आगे आने वाले लेक्चर में हम इन दो टॉपिक्स के जो हमारे बचे हैं, वित्तीय प्रशासन और विश्वविद्यालय प्रणाली में सूचना संचार प्रौद्योगिकी, इन दोनों के बारे में देखेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।